ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में सचमुच में आपके लाइफ में एक भूचाल बनकर आने वाला है, भौकाल बनकर आने वाला है। ये तो मेरे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या मंत्र है जो सक्सेस हो सकता है हर व्यक्ति? जो सोचता है, जो बोलता है और वही करने लगे, इंसान सक्सेस हो जाता है। हमें रिजेक्शन को बहुत फेस करना पड़ता है। रिजेक्शन टेम्पररी है। कमल कीचड़ में खिलता है। हाँ। तो कमल तो गंदा नहीं होता है। तो फिर संगत का असर कैसे? ये कॉइन का दूसरा साइड है। सर मोटिवेशन ज़रूरी है क्या आगे बढ़ने के लिए? तो मोटिवेशन की क्यों जरूरत है? हमको कुछ करना है तो हमको करना है, बस मुझे नहीं पता कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। दया कुछ तो गड़बड़ है। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। अभी जो सोशल मीडिया वगैरह सब चल रहा है, सो बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है या कुछ उससे अच्छा भी हो रहा है? क्या है ये? कुछ करने के पहले बहुत बार सोचता है वो कि यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँगा तो ऐसा होगा, करूँगा तो वैसा होगा। एक पहला कदम लूँ कि नहीं लूँ, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? लोग बोलेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो बोलेंगे। क्या हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है? आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, लोग बोलना चाहिए इसका गुरु कौन था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कुछ काम करने के पहले ही ढोल बजा बजा कर सबको बता देते हैं, उनका काम बिगड़ जाता है। सीक्रेट होना चाहिए। इतिहास उसको कभी याद नहीं रखता है जो फेलियर है। हे गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद कलाकारी टॉक्स। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ही बात करने वाला हूँ। सर हमारा पॉडकास्ट है। हाँ तो क्या हो गया? भाई? सर हम सवाल करेंगे, बोलिए, तभी तो आप बोलोगे। अच्छा पूछो, फिर क्या पूछते हैं? सर कुछ बताइए आपके बारे में। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। प्रोफेसर इसलिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था और मेरी जो जर्नी है वो आईटीआई टर्नर से शुरुआत हुई है। मैं एक वक्त था जब मैं आईटीआई टर्नर का काम करता था। शायद नई जनरेशन को आईटीआई पता है कि नहीं पता है, जो स्किल वर्कर होते हैं, तो मैं वो काम किया करता था और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मुझे नहीं पता था मैं कभी डिप्लोमा, डिग्री, एमटेक, पीएचडी करके मैं यहाँ तक आपके सामने पहुँचूँगा, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं कलाकारी टॉक्स के अंदर आके आप जैसे लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। सर इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो आप? ये एनर्जी आता है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जब कोई भी इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है, क्योंकि मैं आपको भी देखता हूँ, मैं एक नेहा उमक नाम की एक मैम है, उनको मैं देखता हूँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो भी इंसान ने अपने पैशन को फॉलो किया, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होने दीजिएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी होने दीजिएगा, चाहे महात्मा गांधी होने दीजिएगा, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज होने दीजिएगा, जब इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है, जब उसका खुद का स्वराज्य जब वो स्थापित करने के पीछे लगता है ना, तो एनर्जी ऊपर वाला, ये प्रकृति उसको एनर्जी देती है। और मैंने एक चीज़ समझ लिया है कि प्रकृति के नियम को समझने वाला कभी छोटा लक्ष्य नहीं बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। सर बहुत ही अच्छे विचार है आपके, और सच में हम आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा मैं आपकी जर्नी में ही रहा हूँ। मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। तो मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि सक्सेस का एक मंत्र क्या है? क्या बात है। क्या मंत्र है जो सक्सेस हो सकता है हर व्यक्ति? वाह, कोई भी सक्सेस हो सकता है। एक्चुअली देखा जाएगा तो हम सब सक्सेसफुली हैं। हम जब माँ के कोख में भी आए तो हमने कई जीवाणुओं को हमने पीछे रखकर हम माँ के कोख तक पहुँचे। तो हर इंसान जो है सक्सेसफुल है, लेकिन फिर वो पृथ्वी पर आने के बाद ना फिर वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। और फिर कुछ निश्चित लोग ही होते हैं। इस पृथ्वी पर केवल 10% लोग हैं जो अपने उस लक्ष्य को पा लेते हैं, जो उसको हासिल करने के लिए वो पृथ्वी पर आता है। तो सक्सेस का मतलब जो है, इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और जो करने लगे। फिर से बता रहा हूँ, इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और वही करने लगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। मन क्रम वचन जब मन आता है इसके लाइफ में, जो सोचता है, जो बोलता है और वही करने लगे, इंसान सक्सेस हो जाता है। हमारे गुरु हैं शिव खेरा साहब। वो कहते हैं, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। क्या बात है। तो जो इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है ना, उसको अलग काम करने की जरूरत नहीं है। वो जो काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको एक अलग तरीके से पेश करे, बस वो इंसान सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि एप्पल का वो टैगलाइन है, थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट, यस, एक नंबर, थिंक डिफरेंट। हमें पहचानना कैसा चाहिए कि कोई अपना दोस्त कितना सच्चा है, वो हमारे लिए कौन सा सही है? ये जो सवाल है ना, ये बहुत जगह पूछा गया है सवाल कि कैसे संगत कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे संगत में जानी चाहिए। तो संगत का असर हमारे जीवन में बहुत होता है। देखिए 3 ई है, एक है इन्वायरमेंट, एक है एक्सपीरियंस और एक है एजुकेशन।
इन्वायरमेंट सबसे पहले आता है। मैं किस माहौल में हूँ, अगर मैं 4 जुआरी लोगों के साथ बैठा हूँ तो 5वां मैं हूँ, लेकिन 4 सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ बैठा हूँ तो याद रखिए 5वां सक्सेसफुल बिजनेस मैं हूँ। तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कैसे पता करें। तो जिनके साथ रह के मेरी एनर्जी हाई हो रही है, जिनके साथ रह के मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल रहा है, जिनके साथ रह के मुझे ऐसा हमेशा गुड फील होता है, तो बस समझ लेना वो संगत आपका सबसे बेस्ट संगत है। पर ऐसा भी तो होता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, हाँ हाँ हाँ, तो कमल तो गंदा नहीं होता, नहीं होता है। तो फिर संगत का असर कैसे? ये बहुत बढ़िया, ये दूसरा साइड है। आपने जो सवाल पूछा है कुंदन सर, ये कॉइन का दूसरा साइड है। कभी कभी हम देखिए, बहुत अच्छी लाइन है बशीर बकर साहब की है कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। इसको आप मनोज बाजपेयी साहब की लाइन में सुनिए, उनकी आवाज में सुनिएगा कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न समझो, एक बड़ी अय्यारी है, औरों जैसे होकर भी बाइज्जत है बस्ती में, औरों जैसे होकर भी बाइज्जत है बस्ती में, कुछ उनका सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। तो हम जैसे हैं ना, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, वो उनको किसके साथ भी रख दीजिए वो कभी चेंज नहीं होते हैं। उनको पता है मुझे क्या करना है, उनको पता है। जैसे एक जेलर होता है ना, तो जेलर किसके साथ रहता है? कैदियों के। लेकिन क्या कैदी बन जाता है? नहीं। उनको पता है ये तो मैं इनके साथ में रह रहा हूँ। कोई आदमी बाजार में है, कोई सत्संगी आदमी है, बाजार में बैठा हुआ है, लेकिन क्या वो बाजार जैसा नहीं बनता। उनको पता है मैं क्या हूँ। बस अपने ओरिजिन को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि जो इंसान अपने ओरिजिन से, जो नदी अपने ओरिजिन से बिछड़ती है ना सर, वो आगे जाके सूख जाती है। तो हमारा जो ओरिजिन है उसको भूलिएगा मत। जैसे कोई लड़का है, वो बम्बई में रहता है और पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाता है, तो क्या भूल जाता है कि वो इंडियन है या वो पाटिल जी का लड़का है, माने जी का लड़का है? नहीं, वो नहीं भूलता है। उनको पता है मैं कौन हूँ, अंदर से सबको पता है मैं कौन हूँ। जैसे बाथरूम जाना है और मैं जेंट्स हूँ, तो मुझे पता है मैं तो जेंट्स हूँ, मैं लेडीज़ में क्यों जाऊँगा, मैं तो जेंट्स हूँ। तो बस ऐसे ही इंसान ने अपने, किसी के भी संगत में रहिएगा, लेकिन अपने आप को भूलना नहीं है। हे इंसान, तू खुद को जान। किसी ने पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। अपने जीवन के लक्ष्य को पाना ही पर्पस है। जैसे पक्षी का जन्म जो है 2 बार होता है, एक माँ के कोख से होता है, दूसरी बार अंडे से बाहर निकलता है। हाँ, इसी तरह इंसान का भी जन्म 2 बार होता है, एक माँ की कोख से, और एक शायद मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट को देख के, अरे सर थैंक यू आज शायद ऐसा हो सकता है। देखिए ये पॉडकास्ट को ना बहुत सीरियसली सुनिएगा। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मिनिमलिस्ट का उन्होंने एक दिया है, आह्वान किया है, जिस तरह से दुनिया में जो संकट छाया हुआ है। और आज का पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें से हम बाहर निकलेंगे। थैंक यू सर। हम thank you, कोशिश sir. करेंगे कि हम बहुत अच्छे प्रश्न करें और अच्छा क्योंकि उत्तर पाए। इंसान का जन्म 2 बार होता है, एक बार माँ के कोख से और एक बार उस दिन जिस दिन उसको पता चलता है। जैसे अर्जुन को पता चला युद्ध में, जब भगवान कृष्ण उनके सामने बैठे हुए थे और उनको पता है, तो जब हमको पता चलता है कि मेरा जो जन्म है इसलिए हुआ है। महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी को जब ट्रेन से धक्के मारे गए 1892 में 17 जून ऐसा कोई डेट था, मोसबर्ग स्टेशन, साउथ अफ्रीका के मोसबर्ग स्टेशन पे जब धक्का मार के उतारा गया, तब उनको लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ। उसके पहले उनको सीरियस नहीं था लाइफ में, 34 साल के हो गए थे, उनको कोई सीरियसनेस नहीं था। जिस दिन सातारा से ये भी कहानी 1800 के ही आसपास, 1890 की बात है। छोटा सा बालक, भीमराव नाम का एक छोटा सा बालक, उसको तांगे वाले ने मना किया, बोले हम तुमको नहीं लेके जा सकते। तब उसका दिमाग में कुछ चेंजेस आया, तब बोले आता काहीतरी केलं पाहिजे, और वही जाके भारत का संविधान लिखता है, जिसको स्कूल में बैठने को नहीं दिया जा रहा था। तो लाइफ में जब ऐसा ट्रिगर आता है ना, तो उस दिन इंसान का दूसरा जन्म होता है, उस दिन इंसान का दूसरा जन्म होता है। बस वो ट्रिगर आना चाहिए। हो सकता है आज कहीं ना कहीं ट्रिगर मिलेगा। हमें रिजेक्शन को बहुत फेस करना पड़ता है। हमें टैलेंट तो बहुत होता है, पर हम सिलेक्ट नहीं होते, हम रिजेक्टेड ही होते रहते। तो अगर हर जगह असफल हो रहे हैं, तो खुद के माइंड पे कैसे नियंत्रण लाया जाए कि यार नहीं, हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। रिजेक्शन टेम्पररी है। रिजेक्शन, अगर ये इंसान सोच लेता है रिजेक्शन टेम्पररी है और सक्सेस परमानेंट है।
आज मैं अगर 10th में समझो मैं 80 बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे, 40 पास हो गए, 40 फेल हो गए, तो क्या 40 ने कुछ किया नहीं? नहीं साहब, उन्होंने अगले साल एग्ज़ाम दिया या उन्होंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया, उसमें से 20 पास हो गए। कुछ लोग ट्रेन में जल्दी पहुंच जाते, कुछ लोग लेट पहुंचते सब लोग हैं। बस ये है कि नॉट योर डिसेबिलिटी, योर एबिलिटी काउंट क्या बात है। इन आवर लाइफ, नॉट योर डिसेबिलिटी। कि क्या आपका हिस्ट्री कम है, कोई बात नहीं साहब, अरे हिस्ट्री कम है ना, साइंस तो मजबूत है अपना, अरे वो अपना हिंदी कमजोर है लेकिन मराठी तो मजबूत है ना, अपना इंग्लिश में प्रॉब्लम है लेकिन अपना मैथ्स तो एक नंबर है ना। रामानुज, इंग्लिश नहीं आता था लेकिन रामानुज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें बस ये है कि नॉट योर डिसेबिलिटी, योर एबिलिटी काउंट। पहला, रिजेक्शन आने ही वाला है, हमारे लाइफ में ये सोच के चलेगा रिजेक्शन आने वाला है, तो मानसिक रूप से उसको तैयार करना है। सर मैं जब गाड़ी लेके चलता हूँ ना घर से, तो मुझे कभी हमेशा ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है और मुझे कभी प्लेन रोड भी नहीं मिलता है। उस रोड पे खड्डे आते हैं, उस रोड पे बम्पर्स आते हैं, उस रोड पे स्टॉपर आते हैं, उस डाइवर्शन भी आ जाते हैं। ये रोड डेड एंड है, डेड एंड आ गया, यानी अभी ये रोड आगे नहीं जा सकता है। हम रोते नहीं बैठते, अरे रे संपला रे आता, काय नाही काय रे, काय करू शकत नहीं, किसने बोला? खत्म नहीं हुआ है साहब, बस आपको टर्न लेना है। किसी को पूछना है सर मैं इसके आगे कैसे जाऊँ, कलाकारी टॉक्स में आके पूछिए कि साहब मेरा डेड एंड आ गया है, डेड, मेरा लाइफ डेड नहीं हुआ है, हाँ। मेरा रोड डेड हो गया है, अब क्या करे? एक सीनियर को जाके पूछिए, काउंसलर को जाके पूछिए, कुंदन उमक नाम के कोई पर्सन है, उसको जाके पूछिए साहब मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ? तो वहाँ पे जाके वो बताएंगे कि यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, वहाँ से राइट लीजिएगा और फिर ऐसे करते आप बाहर निकल जाइएगा। व्हाट अ एनर्जी सर, व्हाट अ एनर्जी। सर सच में सर, मेरे खुद के अंदर भी वो चीज़ की कमी लगती है मेरे को, हाँ हाँ, कि डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी लगती है मेरे को, कि अभी सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, कि फिर डिसिप्लिन के बिना भी सक्सेसफुल हो जा सकते थे। अच्छा सर, एक डॉक्टर है सर, ऑपरेशन करने बैठा है, अगर वो डिसिप्लिन के साथ नहीं आया है, आगे ऐसे ही वो ऐसा मस्त रॉकिंग करते हुए आ रहा है, कोई देगा अपना बॉडी उसको? हाँ, मेरा समझो मेरा लड़का सीरियस है और वो एकदम आ रहा है, कैसे भी बात कर रहा है, क्या रे क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, अगर ऐसा बात कर रहा है और डिसिप्लिन में ही नहीं है सर, उसको 11 बजे ऑपरेशन के लिए बुलाया था, वो आया 12:30 बजे। या मेरे बच्चे को मुझे टीचर के पास भेजना है और वो टीचर खुद डिसिप्लिन में नहीं है सर। मैं इस पे से बता रहा हूँ कि हम ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, हम लाइक करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे ऐसे लोग के बारे में, मुन्ना भाई के बारे में पिक्चर देखेंगे, सर्किट के बारे में देखेंगे, कबीर सिंह लेकिन हो गया। हाँ कबीर सिंह हो गया, लेकिन रियल लाइफ में जब ऐसा होगा ना इंसिडेंट, हम जल्दी से उधर कट मार लेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है साहब। मैंने देखा है साहब, टैलेंट नहीं, मेरे से भी टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। आज हमने अभी तक हमने टोटल 17-18, कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 18, अभी 18 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं, 18 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर चुके हैं। 8 का रिजल्ट आ गया है, 9 का रिजल्ट 30 तारीख को आने वाला है, क्योंकि 4 महीना लेते हैं। तो मेरे से भी टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है सचिन रमेश तेंदुलकर साहेब, उन्होंने 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गिनीज, उनके नाम पे 19 है। और दूसरे नंबर पे आप जब देखेंगे ना, दूसरे नंबर पे कौन है महाराष्ट्र में, तो दिनेश गुप्ता का नाम आता है। क्या बात सर, है, क्या बात है सर। नहीं तो अगेन नॉट टैलेंट, हाँ। योर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। सर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे बोला गया रोज 2 पन्ना पढ़ना है। हाँ, रोज 2 पन्ना पढ़ना है, तो रोज पढ़ना ही है, भले वो मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा ही लिया यार, इसमें फोटो ही लिए, अरे फोटो है कि नहीं वो जाले दो, वो पढ़ना है। अगर गवर्नमेंट ने बोला आपको मराठी भाषा सीखना है तो सीखना है साहब। अगर मुझे रिक्शा चालक बनना है, यानी गवर्नमेंट ने बोला है साहब, तो उधर हम विरोध नहीं। जब न्यायपालिका का जब आता है ना, तो न्याय देवता जब बोलता है ना करना है तो करना है। आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, लाल लाइट पे किसको खड़ा रहना पसंद है, रोड पे गाड़ी चालू करके किसको खड़ा रहना पसंद है, किसी को नहीं है। लेकिन ये डिसिप्लिन ही का हिस्सा है और यही संविधान है। हम सबको अपने जिंदगी का एक नियम बनाना है, और जो नियम से चलता है ना, वो फैमिली बहुत आगे बढ़ता है। कंफर्ट जोन में काम करना चाहिए, स्मूथ होकर या अनकंफर्टेबल होकर काम करना चाहिए। कि मैं यार अनकंफर्टेबल होके करता हूँ, कुछ फॉलो नहीं करता हूँ, जस्ट काम करता हूँ। और या तो फिर मैं स्मूथ करता हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं लेता हूँ और बस काम करता हूँ स्मूथ, एकदम लाइव रिलैक्स होके काम करता हूँ। तो दोनों में से कौन ज़्यादा हायर लेवल पे सक्सेस होता है? थोड़ा रामायण की तरफ चलते हैं। एज्यूम करते हैं रामायण फिर से घटित हो रहा है, और इस बार भगवान राम का जब विवाह होता है
और इस बार वो वनवास नहीं जा रहे हैं, वो हिस्सा निकाल देते हैं सर। भगवान राम वनवास नहीं जा रहे हैं। कई ने बोला नहीं वो नहीं जाएंगे, मंत्रा ने उनको भड़काया नहीं, मंत्रा ने बोला नहीं वो अच्छा आदमी है, कई भी बोला अच्छा बेटा उसको बैठा दो, आज उसको सिंहासन पे बैठा दो, भगवान श्री राम को सिंहासन पे बैठा दो। अब सोचो क्या होगा कहानी में। अब सब कंफर्टेबल है, भगवान राम राजा बन गए हैं, कैकैया जो है वो कुछ गड़बड़ नहीं किया उन्होंने, मंत्रा भी एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, सब कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं। माता सीता कंफर्टेबल जोन में है, लक्ष्मण जी कंफर्टेबल जोन में है। अब बताइए अब कहानी कैसे बनेगी? साधारण बनेगी। हर असाधारण कहानी, हर असाधारण इंसान के पीछे एक कहीं ना कहीं ब्रेकिंग सिस्टम है, और वो ब्रेकिंग क्या है? उसने अपने उस कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर दिया। भगवान राम ने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक किया। ये लीला थी उनकी एक, हम तो बोल रहे इसने किया उसने किया, ये एक लीला का हिस्सा था। उनको उस महल से निकलना था। अगर सिद्धार्थ नाम का जो राजकुमार है, सिद्धार्थ नाम का राजकुमार अगर वो अपने महल को नहीं छोड़ता, यशोधरा को नहीं छोड़ता, बच्चे को नहीं छोड़ता, तो शायद इस संसार को बुद्धत्व कभी मिल पाता। भगवान बुद्ध को नहीं प्राप्त कर पाते, उन्होंने छोड़ा। तो कंफर्टेबल जोन, देखिए हमारा माइंडसेट है ना, दो भागों में विभाजित है। एक होता है फिक्स माइंडसेट। कुंदन सर ने कभी तो भी कुछ ऐसा किया है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है मैम के साथ, कभी तो भी कुछ काम करके छोड़ दिया, तो वो हो गया फिक्स माइंडसेट। दिनेश गुप्ता ने कभी तो भी गोल्ड मेडल इंजीनियरिंग में लाया था, बस छोड़ दिया, उसके बाद कभी उसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो वो अब आ गया है किसमें? कंफर्टेबल जोन में। कंफर्टेबल जोन स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे इंसान वहां पे खत्म होता है। और उसी का दूसरा हिस्सा है, दूसरा माइंडसेट का दूसरा हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट, जहां पे इंसान एक के बाद एक वो आगे बढ़ते रहता है। वो रुकता नहीं कि OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया है, नहीं भाई अभी आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद और कोई है उधर जाते हैं, लिम्का में जाते हैं, फिर उसके बाद गिनीज में जाते हैं, फिर टेडेक्स में जाते हैं, टेडेक्स टॉक में जाते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते नहीं अभी और कहाँ पे जाना, पद्मश्री के लिए जाते हैं। और गए हैं लोग गए हैं। एक सैंड आर्टिस्ट भी वहां तक जा सकता है, एक पॉडकास्ट वाला भी पर्सन जा सकता है, एक स्कूल, एक चाय बेचने वाला भी पहुंच सकता है, रिक्शा चलाते चलाते भी लोग पहुंच सकते हैं। ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल है। लेकिन हम क्या, देखिए ये सब ने कंफर्टेबल जोन को तोड़ा। आप जिनको भी देखेंगे, आप किसी का भी मेरे सामने नाम लेकर आइएगा कि सर आप वो इनको जानते हैं क्या, दहीसर में रहने वाला वो जो सचिन टेके को जानते हैं क्या? सचिन टेके जिन्होंने एम इंडिकेटर बनाया, एम इंडिकेटर जिन्होंने बनाया, पेंटकर पाड़ा दहीसर, वहाँ पे रहने वाले लड़के ने वो बना दिया एम इंडिकेटर। अगर आप भी कभी ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसने अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा, इंसान का ग्रोथ जो है ना, कंफर्टेबल जोन के बाहर ही है। कंफर्टेबल जोन में अच्छा है, चलो अच्छी बात है, कुछ देर के लिए आप रुके हैं, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर कंफर्टेबल जोन में रहना खतरनाक बात है, क्योंकि धीरे धीरे ना वो गायब हो जाएगा, वो कंफर्टेबल जोन गायब हो जाएगा, पतरा गायब हो जाएगा। हम बारिश के लिए जहाँ रुके हैं ना, वो शेल्टर विल्टर सब गायब हो जाएगा। कुछ साल पहले यहाँ पे जंगल था, आज कहाँ पर है जंगल? आज जंगल कहाँ पर है? जंगल गायब हो गया। सामने डीमार्ट बन गया, इधर मैक्सेस मॉल बन गया, इधर ये बन गया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कंफर्टेबल जोन से जितना जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ी है, जीवनी पढ़ी, यहाँ पे द सीक्रेट रखी है। रोंडा बर्न के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, और ये प्रॉब्लम्स को उन्होंने सिर्फ कंफर्टेबल जोन के बाहर निकल के किया। जब हम कंफर्टेबल जोन के, जैसे मार्केटिंग में मैं हमेशा सिखाता हूँ कि घर में बैठ के, यानी 3 दरवाजे जल्दी से जल्दी क्रॉस करो। 3 दरवाजे ना, मार्केटिंग में जो लोग हैं तो उनके लिए लेसन है कि 3 दरवाजे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। पहला दरवाजा घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, सारे भूत लोग उधर आते हैं, लाइट बिल वाला भूत है, मेंटेनेंस वाला भूत है, EMI वाला भूत है, ये सब घूमते रहते हैं। तो जल्दी हो सके भाई वो भूत से बाहर निकलो। पहला है अपने घर का दरवाजा। दूसरा है ऑफिस का दरवाजा, ऑफिस यानी कैबिन का दरवाजा। जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो, क्योंकि फिर वो आपको AC की आदत लग जाएगी। बाहर तो गर्मी हो रही है, अंदर AC चाहिए अपने को, वो भी जल्दी जी। और तीसरा, कस्टमर के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि पैसा उधर ही है साहब। कस्टमर के दरवाजे पे बैठिए, साम दाम दंड भेद उधर ही बैठे रहो, क्या चाहिए उनको बोलिए और देखिए फिर क्या होता है। तो सर कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग को मैंने देखा है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो उसमें अटके हुए हैं।
जो भी है कंफर्टेबल जोन कुछ भी हो सकता है। मैं अगर मुझे एक सोफे पे बैठ के खाने की आदत है तो ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, इसलिए चेंज करते रहेगा। आज यहाँ पे बैठे ना तो कल नीचे बैठ के खाइएगा, कल शायद उधर जाके जाइए, कल डोर पे बैठ के खाइएगा, लेकिन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है सर। तो सर मतलब कंफर्टेबल जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बहुत करके ज़रूरी थोड़ा थोड़ा करके निकलिए, लेकिन निकलिए, क्योंकि इंसान को बनाया है उसके लिए, ये इंसान को बनाया है। नहीं तो अगर हम कंफर्टेबल जोन के लिए रहते तो हमको पेड़ बनाते। हाँ। भाई रुको, पेड़ के जैसा, ये पेड़ जैसा है, ये चल फिर सकता है क्या सर? नहीं सर, ये नहीं चल फिर सकता, ये कप नहीं चल फिर सकता, ये नहीं चल फिर सकता है। लेकिन एक इंसान ऐसी प्रजाति है, बहुत कुछ कर सकता है। वो तो कहीं पे भी जा सकता है, बस उसका माइंड सेट होना चाहिए, उसका दिमाग खराब होना चाहिए साहब, है ना? अच्छे तरीके से दिमाग खराब होना चाहिए। और जैसे ही उसका दिमाग खराब होता है तो क्या से क्या कर देता है, वो बहुत कुछ कर देता है। मैंने एक फिल्म देखी थी, शिल्पा शेट्टी रहती है उसके अंदर, और उसके ऊपर दूसरी किताब, दूसरा पार्ट मेरी आ रही है। उस फिल्म की दूसरी पार्ट मैंने लिखा है। तो उसमें शिल्पा शेट्टी है, सुनील शेट्टी है और एक अक्षय कुमार है। ये 3 लोगों का एक ट्रायंगुलर स्टोरी है सर। तो उसमें वो हीरोइन बोलती है तुम लोग गरीब लोग हैं, अरे तुम लोग से क्या शादी करने का, और अक्षय कुमार से शादी कर लेती है। पिक्चर का नाम आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। तो बोले तुम लोग गरीब लोग हैं, तुमसे शादी नहीं करना है। और वहाँ से सुनील शेट्टी उसके लाइफ से निकल जाता है। और सर 3 साल के बाद वो फिर आता है। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों पर मिलकर खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। ये गाने के साथ उसकी एंट्री होती है और हैरान हो जाते हैं सर। धर्मेश दर्शन ने जो बताया इस कहानी के अंदर, वो 500 करोड़ का मालिक बन जाता है 3 साल में। जो देखा जाएगा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इंसान सोच लेगा ना तो सब पॉसिबल भी है। और उसी पर मेरी किताब भी आ रही है, धड़कन 2, जो मैं अभी जिस पर मैं किताब लिख रहा सर मोटिवेशन ज़रूरी है क्या आगे बढ़ने के लिए, किस काम करने के लिए मोटिवेशन? और सर कभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है? हूँ। सबको ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन धक्का स्टार्ट है साहब। ये हमारा जो बैटरी है ना, कभी कभी डाउन हो जाता है। ये हमारा बैटरी है, ये एनर्जी क्या है, बैटरी है साहब। ये भी डाउन होता है, इंसान है, डाउन होता है। महात्मा गांधी भी डाउन हुए थे। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डाउन होता है, लेकिन उसको पता है इसको रिचार्ज किधर करना है, वो पता होना चाहिए। जैसे रूबिक क्यूब होता है ना, कि कभी कभी वो मिसमैच हो जाता है, तो पता होना चाहिए कहाँ पर रिपेयर होता है। सर आप क्या करते हो कभी हाँ, कभार? अब तो मेरा तो बहुत सिंपल है, मैं किताबें पढ़ता हूँ। 10,500 किताबें पढ़ चुका हूँ, और अभी भी मेरे बैग में किताब है। ये माननीय सम्मानीय बाला साहब ठाकरे जी पर मेरी किताब आई थी, सफल विचारों का शेर। ये किताब जो है, ये आप देखेंगे ना, दिनेश गुप्ता की है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे को जब भी मौका मिलता है। मैंने ये सवाल, एक मोटिवेशन का सेमिनार था 2009 में, आखिरी का दिन था, सब जा रहे थे, तो मैंने एक सवाल पूछा, सर मुझे एक सवाल पूछना है। सर हम लोग यहाँ पे होटल में थे, 15 दिन मज़ा आया, अच्छा लगा, अच्छे लोग थे, संगत अच्छी थी, टाइम पे खाना मिल रहा था, कुछ यहाँ पे कंप्लेंट जैसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब हम जिस घर में जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, उधर ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। और हमारे गुरु ने जो जवाब दिया, इसको आप पूरा अंडरलाइन करके रखना। उन्होंने बोला, आज के बाद जब भी तुम डाउन हो जाओगे तो किताबें पढ़ना। किताबें बहुत सस्ती है, भले ये 400 रुपया है, लेकिन किताबें सस्ती है, क्योंकि जिसने किताब लिखा उसने 40 साल दिया। ये किताब को लिखने में मुझे 3 से 4 साल लग गए। जब मैं माननीय सम्मानीय बाला साहब ठाकरे जी को, जब मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार, तो वहाँ से लेके अभी तक वो दिमाग में बैठा हुआ था कि उसको कहीं ना कहीं लिखना है। तो 1988 की कहानी से लेकर 88 या 90 की कहानी को लेकर आज 2026 में किताब आई। हमने इतना सारा समय दिया, फिर उन पर रिसर्च किया। तो किताबें पढ़िएगा, पॉडकास्ट तो देखना है। उस समय पॉडकास्ट नहीं था तो शायद वो बोलते पॉडकास्ट देखिए, वीडियो देखिए, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि किताबों का जो सुगंध होता है, किताबों का जो आँखों का यानी 5 सेंस काम करता है। जब हम किताब पढ़ते हैं कुंदन सर, तो हमारी आँखें, हमारे ओठ, हमारा स्मेल, वो किताब का स्मेल आता है, बहुत सुंदर स्मेल है। वो एक स्मेल आता है, शाही का स्मेल रहता है। ये सारी चीज़ें काम करती, जो हमको वीडियो में नहीं मिलेगी। तो किताबें पढ़िएगा। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, 10 रुपये अगर आपको मिलता है ना, 10 रुपये अगर रोजगार मिले, 10 रुपये का काम मिलेगा ना, तो 2 रुपये का भाकरी और 8 रुपये का किताब खरीदना। ऐसा है। पैर में जूता नहीं रहेगा चलेगा। उनका दूसरा लाइन है, सबसे प्रेरणादायी है, पैर में जूता नहीं रहेगा चलेगा साहेब, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि मैंने एक इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू देखा था। उनको पूछा गया था कि
व्हाट थिंग्स मोटिवेट यू, कि तुमको कुछ करना है तो तुमको क्या मोटिवेशन मिलता है जो तुम ऐसे कर लेते हो, कि नासा एक तरफ और स्टारलिंक एक तरफ। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया था, तो मतलब मुझे अच्छा लगा था उनका बहुत आंसर, कि उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना है तो मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत है, हमको कुछ करना है तो हमको करना है, बस मुझे नहीं पता कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैंने अगर ठान लिया है कि मुझे करना है तो मुझे करना है। तो वो भी एक बहुत अच्छी लाइन थी उनकी, कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो इस तरह का है कि जब एलन मस्क ने कहा था कि अगर किसी चीज़ के लिए, किसी काम को करने के लिए बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, फिर आप उस काम के लिए नहीं बने। यानी मैं साइकिल रिपेयरिंग करता हूँ और मुझे बार बार कोई आके मोटिवेट कर रहा है, अरे यार साइकिल रिपेयरिंग कर, साइकिल रिपेयरिंग कर, साइकिल रिपेयरिंग कर। इसका मतलब मैं उस साइकिल के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। मतलब हमें हाँ, जिस एलन चीज में मस्क इंटरेस्ट है, एलन मस्क का हाँ ठीक है, एक बार मोटिवेशन मिल गया, 2 बार मिल गया, हाँ बस काम पे लग गए। लेकिन आपको बार बार अगर वो हिट कर किया जा रहा है, बोलते ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हमको मोटिवेशन मिले और वो बिल्ड टू लास्ट, आखिरी तक वो मोटिवेशन हमारे साथ में रहना चाहिए। सर, बहुत अच्छी डॉक्टर बात बाबा साहब अम्बेडकर को जो मोटिवेशन मिला आखिरी तक, आखिरी सांस तक उन्होंने वो निभाया। उनको कोई नहीं किया, वो तो जहाँ गए उनको डिमोटिवेट होते थे। हर एक के लाइफ में, उनके लाइफ में, हर एक के लाइफ में ऐसे डिमोटिवेटिव होते थे। सिंधुताई सखपाल बेस्ट एग्जाम्पल, आज के तारीख का एग्जाम्पल। आज शरीर से वो नहीं है, लेकिन जब वो जाती थी अमेरिका में बात करने के लिए नवारी साड़ी पहन के, तो सचमुच में देखने लायक था। उनकी आवाज़, उनकी बातें, जो जिस तरह से बात करती थी, महाराष्ट्र की हमारी महाराष्ट्र की महिला थी, लेकिन जिस तरह से बात करती थी ना, तो लोग सैल्यूट करते थे। तो मोटिवेशन की ज़रूरत जो है ना, हाँ अच्छा ये भी आपने बोला कि हर एक को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत सारे 90% लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका माहौल, उनके, देखिए ये जो है ना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, 3 ई है हमारे लाइफ में। इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, एंड इन्वायरमेंटल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, हर एक का एजुकेशन अलग है। अगर हमने सेम पढ़ाई भी किया तो भी हमारा एजुकेशन अलग है। हम तीनों अगर मैकेनिकल इंजीनियर भी है ना, फिर भी हमारा एजुकेशन अलग है। आपको ऑटोमोबाइल होगा, आपको प्रोडक्शन पसंद आएगा, मुझे एआई पसंद आएगा। हर एक को है मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन सब अलग है। हम सब एक ही घर में रहते हैं। अगर एक बिल्डिंग में समझो 100 घर हैं, सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन सबके घर अलग मिलेंगे सर, सबके कलर अलग मिलेंगे, सबके डोर अलग मिलेंगे। बिल्डर तो एक ही था, क्योंकि हर एक की मानसिकता अलग है। सर ये माइंडसेट जो होता है ना, ये शब्द केवल चार ही है, 4 माइंडसेट, ये 4 ही शब्द है, लेकिन बहुत खतरनाक है। एक दिन मैं और मेरी तन्हाई, यानी मैं और मेरा माइंडसेट ही रहने वाला है हर एक के लाइफ में। हम अपने फ्यूचर में, हर इंसान अपने लाइफ के मूवी का वो एक्टर है, मेन एक्टर है, लीड एक्टर है। और कोशिश करो आप लीड एक्टर ही बनो। आप अपनी फिल्म के लीड एक्टर है सर, आप अपनी फिल्म के हैं, मैडम अपने इनके हैं, वो अपने इसमें, वो स्टूडेंट अपने इसमें। हर इंसान अपने अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर है, और कोशिश करो आप मेन कैरेक्टर में ही रहो। सर, अभी आपने कहा कि सबके माइंडसेट बहुत अलग अलग, डिफरेंट होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें ऐसे बोल देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम जाने दो, तुम छोड़ दो, ये सब मत करो। तो उन लोगों को कैसे अवॉइड किया जाए? लोग बोलेंगे ना, राजेश खन्ना ने बहुत पहले ही बोला है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो बोलेंगे क्योंकि उनको तो मटेरियल चाहिए ना, उनके माइंड को। देखिए पॉडकास्ट कौन देख रहा है? हम लोग देख रहे हैं। पॉडकास्ट कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं। हमारे गुरुजी को भी हमने सवाल पूछा था कि वो लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। बोले सत्संग में कौन आता है? बोला हम लोग आते हैं। बोले बस आपको बदलना है, आपको बदलना है। सत्संग में जो आ रहा है, एजुकेशन जो ले रहा है, उसको ही बदलना पड़ता है। बाकी लोग क्यों बदलेंगे? वो तो बेचारे, उनको पता भी नहीं कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है। जो सत्संग में आता है, जो यूनिवर्सिटी में जाता है, जो पढ़ाई करता है, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। माइंडसेट की बात कर रहे हैं सर। एक पर्सन था, कुम्हार। वो मिट्टी लेके वो चिलम बना रहा था। वो ऐसा चिलम होता है, एक ऐसा कुछ पाइप जैसा रहता है, उसमें कुछ कपड़े विपड़े डाल के लोग आग लगा के वो फूकते हैं। तो बनाने जा रहा था, तो उसकी मिसेस आती है। बोले क्या कर रहा है? राजस्थानी थे। बोले क्या कर रहे हैं? बोले देख नहीं रहा है, मैं चिलम बना रहा हूँ। बोले अरे तुम चिलम बना रहे हो, अभी मार्च का महीना है, चिलम बना के क्या फ़ायदा? सुराही बनाओ। अभी गर्मी आ रहा है, तो गर्मी में लोग ठंडा पानी पिएंगे। तो उसके दिमाग चेंज हो गया, उसका दिमाग चेंज हो गया, और फटाक से उसने क्या किया, वो चिलम को तोड़ दिया, उसको मिट्टी में मिक्स करके सुराही बना दिया। सुराही जिसका लंबा मुंह होता है ना, ऐसा सुराही बना दिया। सुराही बनाने के बाद अंदर से आवाज़ आती है, थैंक यू।
वो ऐसा इधर उधर देखता है, बोले कौन बोला? बोले मैं सुराही बात कर रहा हूँ। बोले क्यों थैंक यू बोल रहे? बोले बहुत अच्छा कि आपने मुझे सुराही बनाया। अगर आप मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती, मैं खुद का भी नुकसान करती, लोगों का भी नुकसान करती। लेकिन जब आपने सुराही बना दिया तो अब मैं खुद भी ठंडा रहूंगी, लोगों को भी ठंडा करूंगी, लोगों को भी शीतल दूंगी। सुपर सर। अब इसके बाद सुपर, इसके बाद बोलिएगा, अच्छा, इसके बाद जो आंसर आया ना वो हमारे पॉडकास्ट का एसेंस है। ये ओ। पूरे पॉडकास्ट का मेन चीज अब आ रहा है, मेन लाइन। अब तक तो हम सिर्फ तवा गरम कर रहे थे, अब इसके ऊपर रोटी सेकना है। अरे अब सर। उसने बोला साहब नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बस वो तो क्या है कि मेरे मिसेस ने आके मेरा माइंड बदल दिया, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं। अब सुराही ने बोला तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो गया, मेरा लाइफ सेट चेंज हो गया। क्या बात है। क्या बात है सर। बोला तुम्हारा तो सिर्फ माइंड चेंज हुआ, लेकिन मेरा तो लाइफ चेंज हो गया ना। कहाँ आप मुझे चिलम बना रहे थे, कहाँ क्राइम में ढकल रहे थे, और कहाँ आपने मुझे इतना पुण्य का काम बना दिया। तो याद रखिएगा लाइफ उस दिन चेंज होता है सर जिस दिन हमारा माइंड सेट चेंज हो जाता है। आज अगर लोग हमारी बुराई कर रहे हैं ना, तो याद रखो यही एक दिन अपने को कंधे पर बैठा के घुमाएंगे। यही एक अपने गुलाल डालने वाले। गुलाल कब डालते मालूम है? जब आप कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, यही लोग अपने को नाके पे खड़े होके गुलाल डालेंगे अपने ऊपर। तो बस उस दिन का वेट कीजिएगा। उस एक दिन के लिए पूरी जिंदगी हम जीते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फील्ड में, मतलब किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है, पर अक्सर किसी ना किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। तो ये कमज़ोरी के बाहर कैसे निकला जाए? वाह, क्या रहता है ना, मैं एक प्रयोग कराता हूँ ऐसे, आप भी करेंगे ऐसा? हाँ। ऐसे कीजिएगा, अपने नक को देखिए एक बार। हम्म। हाँ, नक को देखिए, फिर मुझे देखिए। हाँ, फिर नक को देखिए और मुझे देखिए। बस हाथ नीचे कीजिए। जब आप नक को देख रहे थे और जब मैंने बोला मुझे देखने के लिए, तो आपने क्या क्या चेंज किया? फोकस। फोकस। बस लाइफ में दो ही चीजें, एनर्जी एंड फोकस। आप किस पर ध्यान दे रहे सर? किस पे ध्यान दे रहे? कमियां सब में है सर, हर एक पर्सन में कमियां मिलेगी आपको। जब बोला गया, युधिष्ठिर को बोला गया जाके एक बुरा इंसान ढूंढ के लेके आओ, और दुर्योधन को बोला गया एक सबसे अच्छा इंसान ढूंढ के लेके आओ। ये दोनों को टास्क मिला और दोनों फेल हो गए टास्क में। युधिष्ठिर बोलता है कि मैं सबसे पहले जुआरी में गया, वहां पे मुझे बुरा इंसान ढूंढ रहा था, उधर मुझे भी अच्छे लोग मिले जो पैसे कमा रहे थे, वो दान कर रहे थे यार, मुझे उसमें भी अच्छा दिखाई दिया, मुझे बुरे लोग दिखे ही नहीं, तो मैं हार गया। और दुर्योधन को लगा कि बोले मैं तो सबसे पहले मंदिर में गया, लेकिन वहाँ पे भी मैंने देखा कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, फिर मैं अच्छे जगह पे गया, उधर भी मुझे बुरे लोग दिखे। तो पता है अच्छे और बुरे लोग कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, ये इधर थे, ये इधर थे। हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं, तो लाइफ में ये लोग आने ही वाले हैं। तो कभी कभी सर ये लोग जो है ना, जो बुरे लोग भी आते हैं ना हमारे लाइफ में, वो हमारे अंदर की अच्छाई को निकालने के लिए आते हैं। ऊपर वाले का ना का मतलब जो है ना, हाँ है। ना का मतलब है अभी हाँ नहीं, कुछ देर के बाद वो हाँ में कंडीशन हो जाएगा। हम सोचते भेल मिल जाए, 5 रुपए का 10 रुपए का भेल मिल जाए, लेकिन ऊपर वाला हमको कुरमुरे की फैक्ट्री लगा के देना चाहता है। हम छोटा सोच रहे हैं। हाँ, वो इतनी बड़ी चीज़ के लिए हमको तैयार कर रहे हैं सर। तो आपका जो सवाल था सर, आपने जो सवाल पूछा था, हाँ, तो ये कमजोरी को हम कैसे ओवरकम करेंगे? बस अपना फोकस चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। और सर जैसे कमजोरी है ना, वैसे हमारे अंदर अच्छाई भी है। हमारे शंकर एहसान लॉय, शंकर महादेवन इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, दत्ता मेगा कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनको लगा मेरा यही लाइफ है और मैं ऐसे ही मैं ज़िंदगी जीने वाला हूँ। लेकिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन आता है और म्यूज़िक जो था, उनको पता चला म्यूज़िक जो है मेरा लाइफ है, और उन्होंने फिर वहाँ पे गाना शुरू किया, फिर म्यूज़िक बनाना शुरू किया। वो एक्सीडेंटली चले गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उनका मेन क्या था, लाइफ का मेन मोटो क्या था? ईश्वर ने उनको बनाया था म्यूज़िक कंपोज करने के लिए, हिंदी मराठी इंग्लिश गाना बनाने के लिए उनको पैदा किया था। ये उनको पता चला। वो हमने स्टार्टिंग में बोला ना 2 बार जन्म होता है, उनको कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पता चला की अरे मी तर खूप चांगलं गाणं गातो, और फिर उन्होंने गाना बनाया मन उड़ान वाऱ्याचे। बहुत सुंदर गाना है। मन के ऊपर जो मन को देखो, उस कवि ने या उस गायक ने भी उसको जिस तरह से शंकर महादेवन ने उस गाने को गाया है कि कुछ देर में मन यहाँ पर है और कुछ देर में मन आकाश में पहुँच जाता है, कुछ देर में अंतरिक्ष में पहुँच जाता है, कुछ देर में पाताल में पहुँच जाता है। मैंने एक स्कूल में पूछा कि बताओ मन कहाँ पर होता है, तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर करके बोला, और सारे बच्चों ने इसको याद करना चाहिए
कि मन कहाँ पर होता है, तो मुझे लगा अभी वो बोलेगा यहाँ पर होता है। जनरली बच्चे बोलते हैं यहाँ पर मन होता है। आप लोग भी करेंगे ऐसे, यहाँ पे एक फोटो भी ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे बताएंगे मन कहाँ पर होता है, मन यहाँ पर होता है। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया, एक कोई गवर्नमेंट का स्कूल था, बोले सर मैं सांगू क्या, मैं बोलूँ क्या, मैं हाँ बोलिए। बोले सर जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। तो मैं बोला प्लीज़ एक्सप्लेन करो। बोले अभी टीचर पढ़ा रही है तो हमारा मन वो बाहर पतंग उड़ा रहा है ना, वो लड़का उस पर जा रहा है। आप पढ़ा रहे हैं तो मेरा ध्यान मेरे दोस्त पे जा रहा है कि वो क्या खा रहा है, चिंगम खा रहा है, क्या खा रहा है, मेरे दोस्त पे जा रहा है। मेरा ध्यान आपके ऊपर रहना चाहिए ना, लेकिन मेरा मन उधर जा रहा है। मेरा मन ये है कि कल वो क्या बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में वो 7 करोड़ का सवाल क्या रहेगा, हम उस पे बारे में सोच रहे हैं। तो मन को जहाँ पे रहना चाहिए उधर ही नहीं रहता है। तो कमजोरी को अगर हम जीतना चाहते हैं सर, और कमजोरी को जीतना ही तो हमारे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 सूत्र दिए हैं, शिक्षित होना है, संगठित होना है और विकारों से लड़ना है। ये कौन सा विकार? हमारे अंदर के विकार। आज हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे हैं। आज अंग्रेज है क्या? नहीं है। आज हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, हम लोग सर जैन के अंदर ना अरिहंत बोला जाता है, अरिहंत, जो अपने अपने अंदर के जो विकारों से जो जीतता है वो महावीर बनता है। महावीर वो कहलाता है जिसने खुद को जीत लिया। हमको दुनिया को नहीं जीतना है साहब। महावीर भगवान ने दुनिया को नहीं जीता, कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ अपने अंदर के जो गलतियां थी, अपने अंदर के जो अलग अलग विकार थे, उस विकार को जीता, तब जाके वो महावीर बने। महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी को भी महावीर बोला जाता है। तो जिन्होंने अपने अंदर के विकार को जीत लिया। तो सर ये कमजोरी सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है कि मैं शक्कर बहुत खाता हूँ। किसी और के अंदर हो सकता है कि सर वो 8 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता है। किसी और के इसमें हो सकता है कि सर वो मोबाइल में टाइम बहुत बिता रहा है। किसी और में हो सकता है कि वो बोलते से ऐसा आवाज़ निकालता है। हर एक में कमजोरी है। हमारे एक मैं उनके साथ में ही था एक जगह, शर्मा, कपिल शर्मा जी और मैं एक जगह हम लोग साथ में ही थे प्रोग्राम के अंदर। तो मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो उनका एक पता है उनका क्या निगेटिव है, उनके अंदर एक क्या है, कमजोरी क्या है उनकी? कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है उनका? इंग्लिश उनका कमजोर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस इंग्लिश को अपने कॉमेडी के अंदर लाकर उसको स्ट्रेंथ बना दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। पनीर बनाना सीख लीजिएगा। ये दिमाग के अंदर ना साहब पनीर बनाना सीखिए। हो गया निगेटिव, हो गया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक 3M नाम की कंपनी है सर, जो वो टैग बनाती है सर। ऐसा वो आपने देखा होगा ना, वो सब चौकोन कागज रहता है, इसमें स्टिकर होता है, स्टिकर जैसा रहता है, वो चिपकाते हैं ना, ऐसा टैग बोलते हैं उसको, ऐसा चिपकाते हैं वो सबसे बेकार प्रोडक्ट था। वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ साल पहले उसको बेस्ट सेलर का दर्जा मिला। हो सकता है आज शायद आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा। अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में लगातार फ्लॉप रही, फिर एक वक्त आ गया, हिट हो गया। 1 जनवरी 2000 को कहो ना प्यार ये पिक्चर आई। 1.5 महीने तक कोई पूछ भी नहीं रहा था। फिर 14 फरवरी आता है। 14 फरवरी के बाद ऋतिक रोशन सब पहचानने लगे कि अरे ये वो हीरो है। 14 फरवरी के बाद ऐसा कुछ हो गया कि कहो ना प्यार साल का सुपरहिट, उस साल का सुपरहिट मूवी बन गया। क्योंकि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और लाइफ में ना सबके साथ ऐसे ही होता है। तो हमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके पनीर बनाना सीख लेना है। पनीर बनाने का मतलब रसोई में जाके नहीं, मानसिकता बदलनी है। और जब इंसान मानसिकता बदलता है तो लाइफ चेंज हो जाता है। सर अभी ना यंग जनरेशन ना बहुत, अभी सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, बरोबर, और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब दिखा रहे हैं कि हम हमसे यंग लोग भी फेमस बहुत ज़्यादा है। सो कभी कभार ऐसे लगने लगता है कि हम उनसे कंपेयर करने लगता है कि ये अभी यंग एज में इतना फेमस हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ करके। तो सर वो कंपैरिजन करना सही है या फिर वो क्या है, गलत है? कंपैरिजन करना एक हेल्थी कंपटीशन है तो कोई बात नहीं। जब आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तब तक ठीक है। लेकिन जब आपको बैड फील होने लगेगा ना तो फटाक से निकल जाइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी ऐसा सोचते कि वो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि हर एक आदमी अपना अपना कर्म लेकर आया है, अपना लाइफ लेकर आया हुआ है। एक लाइन है कि मैंने टैलेंट को सर रास्ते पे नाचते हुए देखा है और किस्मत को महलों में राज करते हुए देखा है।
टैलेंट को हमने रास्ते पर देखा है, वो लकड़ी लेके वो चलते हुए, और किस्मत को हमने महलों में राज करते हुए देखा है। ये अपनी अपनी बात है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं छोड़ना है, वो है मेहनत। ठीक है, वो अपना कर रहा है, वो अच्छी बात है, उसको मिल गया अपॉर्चुनिटी। जिनको पहले अपॉर्चुनिटी, जो इन्फ्लुएंसर बने हैं उनकी भी मेहनत है, आज हम उनको देख रहे हैं, लेकिन उनका पुराना आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वो फ्रिज के ऊपर रख के, वो फैन के ऊपर रख के, वो इधर उधर रख के। अभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक हॉल नाम का, एलन हॉल नाम का एक पर्सन आया हुआ है अमेरिका से, उस पर्सन को मिलने के लिए, एस्टेन हॉल मिलने के लिए आया हुआ है ग्वालियर के अंदर। तो देखिए वो आया है तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जिसको मिलने आया है वो सरकार को मिलने नहीं आया, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलने नहीं आया, वो उस एक बच्चे को मिलने के लिए आया। लेकिन उस बच्चे की मेहनत भी थी ना। तो हमें एक चीज़ करना है कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरे में, खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरे में, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। क्या बात है, क्या बात वो है किसी सर। का मोहताज नहीं है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रहे या नहीं दे, लोग उस पर ध्यान दे या नहीं दे, बस आप अपना काम करते रहिएगा साहब। पता नहीं कौन कहाँ से उठा के आपको कहाँ पे पहुंचा देगा। इस बार पद्मश्री में तारपा का एक म्यूजिक होता है, 90 साल के हमारे पालघर में तारपा एक आदिवासी का एक प्रजाति है, और वो तारपा महोत्सव भी होता है। तो एक पर्सन 90 साल से वो बजा रहा है, एक पीपानी जैसा होता है, 90 साल से बजा रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन इस साल सरकार ने उसको पद्मश्री दिया, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गया। क्या बात है। अरुणाचल मुरुगन, एक जो है पैडमैन जिसको बोला जाता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, क्या है ये, बोले क्या काम कर रहा है यार, ऐसा कैसा कर रहा है। लेकिन इस साल नोबेल पुरस्कार के लिए उसका नाम गया है, नोबेल पुरस्कार के लिए, कि इतनी बड़ा उन्होंने महिलाओं के इतने बड़े प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है। तो लोग देखे नहीं देखे, एक बिंदेश्वर पाठक है, सुलभ शौचालय का अगर आपने नाम सुना होगा, ब्राह्मण परिवार का बिंदेश्वर पाठक, अभी शरीर नहीं, उनका शरीर चला गया, ब्राह्मण परिवार का, घर वालों ने उसको निकाल दिया, लोगों ने उसके साथ नेगेटिव किया, उसको गाली दिया, मारा पीटा, लेकिन वो लगे रहे, बोले नहीं ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। शहर में एक प्रॉब्लम होता है बाथरूम का, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप देखें ना सुलभ शौचालय, ये उनकी देन है कि कम जगह के अंदर, कम जगह में, कम रिसोर्स में कैसे बनाए। आदमी तो किधर भी बाथरूम कर लेगा, लेडीज का क्या। इस बात को उसने समझ लिया। बिहार का बिंदेश्वर पाठक, जिनको पद्मश्री भी मिला है, अभी वो शरीर से नहीं है। तो सर क्या है ना, हमें अपना काम करना है। ठीक है, वो कर रहा है, अच्छी बात है, वो अपना नसीब लेकर आए, कर रहा है, इन्फ्लुएंस आप हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस ना प्रेरणा लीजिएगा सर, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। अगर कुंदन सर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर नेहा उमक मैडम कुछ अगर अच्छा कर रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि अरे यार ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, फिर वो गलत है, फिर वो गलत, हम गलत डायरेक्शन में चले गए। मुझे लोग बोलते हैं कि साहब वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं एक फार्मूला देता हूँ, 0 गुणिले 100 इज इक्वल टू क्या आएगा सर? 0 गुणिले 100 क्या आएगा? 0 आएगा। 0 गुणिले 100 अगर करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। 0 क्या है? डायरेक्शन, 100 क्या? ऊर्जा। अगर गलत जगह पे हम डायरेक्शन ही नहीं है, 0 में अगर ऊर्जा लगा रहे हैं तो क्या उत्तर आएगा? वो ऊर्जा भी 0 हो गया। सिर्फ अगर एक डायरेक्शन है ना आपके पास, लाइफ का एक डायरेक्शन रखिएगा, एक डायरेक्शन रखा, 1 गुणिले 100 कितना उत्तर आ गया? 100। फुल एनर्जी, बस एक। क्योंकि क्या है सर, अगर मैं किसी का देख रहा हूं कि यार वो ऐसा कर रहा है, डी मार्ट है वो यार आगे बढ़ रहा है, वो किराना वाला वो आगे बढ़ रहा है, भेल वाला आगे बढ़ रहा है, चाय वाला आगे बढ़ रहा है, इसमें 2 चीज़ का मैं नुकसान कर रहा हूँ, मेरा फोकस और मेरा एनर्जी। मेरा फोकस दूसरे पे डाल रहा हूँ। हाँ, मेरा फोकस को मैं वेस्टेज कर रहा हूँ ना सर, और एनर्जी को भी मैं उधर डाल रहा हूँ। अगर यही फोकस और एनर्जी को मैं अच्छे काम के लिए, कि चलो एक कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे इंस्पायर होके, डी मार्ट से इंस्पायर होके मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं अमेरिका से इंस्पायर होके क्या कर सकता हूँ, मैं बाकी लोगों से इंस्पायर। देखिए लोग ना, हमको जेलेसी नहीं आनी चाहिए, हमको इंस्पायर करने चाहिए। लोग हो रहे, अच्छी बात है, इंस्पायर हो। किसी ने गाड़ी खरीदा तो हो सकता है स्टार्टिंग में मुझे जेलेसी होगी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा माइंड को चेंज कर दूंगा, अपनी कहानी को चेंज कर दूंगा, स्टोरी को चेंज कर दूंगा, तो शायद वो कार है ना सर, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। हमारी जो सीक्रेट्स होती है, वो ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि
हमें हमारी सीक्रेट्स दूसरों को बतानी नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कुछ काम करने के पहले ही ढोल बजा बजा कर सबको बता देते हैं, हाँ। उनका काम बिगड़ जाता है। तो ऐसा ऐसा ये समय का खेल है कि काम बिगड़ता है, या फिर सच में ऐसे किसी को बता देते हैं ढोल बजा बजा के काम करने के पहले ही और फिर काम बिगड़ जाता है? तो ऐसे ये ट्रूथ है कहीं ना कहीं? ये चाणक्य ने पहले इसका उत्तर दे दिया है। चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा है, कौटिल्य शास्त्र के अंदर बताया गया है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लाइफ में कुछ चीज़ों को ना पर्दे में रखनी चाहिए सर। ओके। तो आपका अगला मूव क्या होना चाहिए किसी को पता नहीं होना चाहिए। सीक्रेट इसमें होना हाँ चाहिए। सीक्रेट होना चाहिए। आपका अगला मूव क्या होना चाहिए, अगला गेस्ट कौन होना चाहिए। फिल्म में भी हम जाते हैं, अगर मुझे पहले ही मालूम पड़ गया इसने मर्डर किया है, अगर मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ और मुझे पता चल गया अरे इसने मर्डर किया है, मैं जाऊँगा पिक्चर देखने के लिए? नहीं। मुझे तो पूरा पता चल गया, पूरा स्पॉइलर बता दिया मुझे। तो सीक्रेट होना चाहिए। बिजनेस के अंदर भी आज तक कोको कोला का फार्मूला किसी को पता नहीं है सर। आज तक कोको कोला का फार्मूला किसी को पता नहीं, सिर्फ 2 ही आदमी को पता है। और दोनों कभी एक साथ एरोप्लेन में नहीं जा सकते, दोनों एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, दोनों एक साथ आ भी नहीं सकते। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, वायुसेना। वायुसेना, नभ सेना, ये कभी तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तीनों को अलग रखा गया है। भारत सरकार ने तीनों को अलग रखा है, ये एक साथ नहीं आ सकते। इसके पीछे कारण है। तो हमारे लाइफ में कुछ सीक्रेट होने चाहिए सर, सीक्रेसी होनी चाहिए। और ये सीक्रेसी इसलिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी वो बेनिफिट है और आपके लिए भी बेनिफिट है। दूसरा सवाल है कि कुछ लोग सबको बता के पहले इसको ढोल बोलते बजा हैं के। डोपामाइन बोलते हैं सर, यानी चिप डोपामाइन बोलते हैं इसको। यानी पहले ही, यानी काम हुआ नहीं कि पहले डाल दिया सबको, पहले ही बता दिया, पहले ये कर दिया, इसको चिप डोपामाइन बोलते हैं। तो इससे बचना है, क्योंकि ये 2 चीज आपका वेस्ट कर रही है, एनर्जी और फोकस। इसलिए लोग, पर इसलिए यहाँ बड़े पे- बुजुर्गों ने बोला है सर कि कभी भी ना बताना नहीं चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब मुझे कॉन्फिडेंस लगा ना सर कि ये किताब अब रिलीज होने वाली है, तब मैंने इसको फुल चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने लगा। लेकिन उसके पहले मैं जब किताब लिख रहा था, अंधेरे में बैठ के जब मैं किताब लिख रहा था, शांति में, जहाँ पे शोर नहीं था, कुछ नहीं था, जब मैं इस किताब को लिख रहा था तब किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे लगा किताब मेरी तरफ से पूरी हो गई है, पब्लिशर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, पब्लिशर ने इसका कवर पेज बना के दे दिया है, तब मैंने इस किताब को बताना और चिल्लाना चालू कर दिया। क्योंकि हमारे मराठी में बोलते हैं कि चिल्लाने वाले ने कहा, जे ओरडतात त्यांचं माती पण विकलं जातं। जो चिल्लाते हैं उसका मिट्टी भी बिक जाता है, और जो बेचारे चिल्लाते नहीं है, बताते नहीं है, समझाते नहीं है, उसका सोना का सोना पड़ा रहता है। तो मार्केटिंग का ये भी, मुझे भी मैं भी मार्केटिंग वाला पर्सन हूँ, तो मुझे भी करना है। तो जो आप बोल रहे हैं ना सर कि लोग पहले ही बता देते, पहले बताने में नुकसान ये है कि हमने एनर्जी को भी उधर वेस्टेज कर दिया। डोपामाइन मिल गया मुझे, लेकिन ये चिप डोपामाइन है। डोपामाइन एक केमिकल होता है, खुशी वाला डोपामाइन है सर। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो नुकसान कर देता है। अभी जो सोशल मीडिया वगैरह सब चल रहा है, सो बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है या कुछ उससे अच्छा भी हो रहा है? अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो बर्बाद है, और सीख रहे हैं तो ज़िंदगी में वो ग्रो कर रहा है। सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा मैं बर्बाद हो रहा हूँ। सिंपल है। इस वीडियो के माध्यम से एकदम रोक बाई ठोक बोल रहा हूँ मैं। बुरा भी लग सकता है, कोई बात नहीं। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना सर, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं बर्बाद हो रहा हूँ। किसी की ज़रूरत नहीं, कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं, बस वो मोबाइल ही काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। सर, सक्सेस और फेलियर, इन दोनों के बीच में क्या है? सक्सेस और फेलियर के बीच में ना सर, एक हम इसको बोलते हैं ग्रे मोमेंट बोलते हैं। यानी ना सक्सेस की तरफ है ना फेलियर की तरफ है। तो सक्सेस और फेलियर ये दोनों एक ही कॉइन के हिस्से हैं। यानी कॉइन के बीच में आपको एक लाइन दिखाई देती है। अब यहाँ पे चॉइस अपने को करना है। अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ तो मुझे कंटिन्यूस ग्रो करना है, और मैं फेलियर हो जाता हूँ तो मेरे हाथ में चॉइस है, या तो मैं काम छोड़ दूँ और दूसरे के चले जाऊँ। जैसे कोलंबस जो था ना, कोलंबस एक्चुअली भारत की खोज में आया था। कोलंबस अमेरिका की खोज में नहीं गया था। हाँ, कोलंबस जो है अमेरिका की खोज में नहीं गया था। अमेरिगो नाम का जो उसके साथ में जो उसका साथी था, जिसने पहली बार अमेरिका के उस टापू पे पैर रखा जिसके नाम से अमेरिका बना, वो गया था खोज करने के लिए। वो खोज करने निकला था भारत का, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया। और उसके पहले भी बहुत से लोगों ने ट्राई किया था, सब वापस चले गए। वास्को डिगामा के पहले भी बहुत सारे लोग आए थे।
तो याद रखिएगा, इतिहास उसको कभी याद नहीं रखता है जो फेलियर है, इतिहास उसको याद रखता है जो सक्सेस है। इतिहास हमेशा उसको याद रखता है। और याद रखिएगा, फेलियर हिस्सा है, वो एसेंशियल है, वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, वो आने ही वाला है, वो होने ही वाला है। यानी मैं सवेरे उठूँगा तो सवेरे उठने के बाद तो जैसा मेरा जो नित्य क्रम है वो होने ही वाला है, उसको हमें वैसा करना ही है। अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ से ब्लड निकलने ही वाला है, ये होने ही वाला है, ये लाइफ में होने वाला है, इसको मानिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। और जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करता है ना, वो इतना जल्दी आगे बढ़ता है। ये होने ही वाला है। आप सर बिजनेस करने जा रहे, कोई आपको धोखा दे के चला जाएगा, ये 100% होने वाला है। अच्छे अच्छे कंपनी के साथ ऐसा हुआ है। आपका ही स्टूडेंट, आपका ही कोई जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, वही आपके बाजू में कंपनी डाल देगा। ये होने वाला है। तो जितना जल्दी इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। एक बहुत अच्छी किताब को मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा, हु मोज माई चीज़। अगर ये किताब जहाँ पर भी पढ़ने को मिले, हु मोज माई चीज़, स्पेंसर जॉनसन की किताब है, छोटी सी किताब है, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी किताब। हु मोज माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया। ये किताब के अंदर बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा, यानी जो आपने फेलियर और सक्सेस के बारे में बोल रहे ना, कुछ लोग सर फेलियर होने के बाद ना उधर ही खड़े रहे, कहा माझच बरोबर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, हम लोग गुप्ता है इसलिए क्या, हम लोग उमप है इसलिए क्या, हम लोग शर्मा है, ये है वो है। नहीं साहब, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं फेल हो गया हूँ। फेलियर को जल्दी से स्वीकार करो। इसलिए बोला गया ना, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। मिलती नहीं सफलता तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, मिलती नहीं सफलता तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सक्सेस और इसके बीच में अटेम्प्ट जो है ना, अटेम्प्ट, यानी मैं जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाता हूँ ना सर, तो मैं भी फेलियर हुआ और बहुत बहुत सारे रिकॉर्ड में मैं फेलियर हुआ हूँ। लेकिन लोगों ने याद किसको रखा है सर, किसको याद रखा है। मैं भी जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाता हूँ तो बहुत बार मैं फेलियर भी हुआ हूँ, तो लोगों ने याद किसको रखा है, सक्सेस को। लोग उसको ही याद रखते हैं सर। तो अपना काम है भाई, जब तक मिलती नहीं सफलता नींद चैन को त्यागो तुम, बस अपना काम है, अपने को छोड़ना नहीं है सर। फिर ऐसा है कि पागलपन की हद तक काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पागलपन ही सक्सेस की निशानी है। हमारे जैन के बहुत बड़े मुनि होके गए सर, वो मोक्ष ध्यान किताब लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, मोक्ष ध्यान की किताब लिख रहे थे। तो उस दिन किताब पूरी हो गई, वो आते हैं, उनकी माँ ने उनको भोजन दिया और वो भोजन खाने को बैठे। अरे आई, क्या हो गया, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो खाने में नमक ही नहीं है, क्या है ये। और तब जो जवाब दिया माँ ने, पूरा ध्यान से सुनिएगा, हर स्टूडेंट ने ध्यान से सुनना। माँ ने बोला किताब पूरा हो गया क्या, माँ ने बोला किताब पूरा हो गया। अरे माँ कैसे मालूम तुमको किताब पूरा हो गया। बोले खाने में नमक तो 4 महीने से नहीं डाल रही हूँ, खाने में नमक 4 महीने से नहीं डाल रही हूँ, लगता आज तेरा किताब पूरा हो गया। तो आज ध्यान यहाँ आया है, आज किताब पूरा हो गया। ऐसा होना चाहिए साहब, इस लेवल पे होना चाहिए। हमको बार बार भूख लग रहा है, इसमें मैगी बन रहा है, अरे यार किधर तो भी मैगी बन रहा है, फिर कैसे सक्सेस मिलेगा। कोई तो भी आवाज़ आ गया किसी का टिंग टिंग, अरे मेरा भी मोबाइल चेक करो, हम उसी में ध्यान रहेंगे। यानी हमारा ध्यान पूरा हमको छोड़ के बाकी हर चीज़ पे ध्यान है। नहीं साहब, बाकी सब चीज़ गूगल पे, बस खुद को ढूंढिएगा। और हमारे तनवीर गाजी साहब बोलते हैं, मेरे मित्र हैं जिन्होंने पिंक पिक्चर के अंदर जिन्होंने कविता लिखी है, तनवीर गाजी साहब बोलते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, ये तुझसे लिपटी बेड़िया, अरे मीतर है मीतते, हम लोग तो लड़की लोग हैं। अच्छा, ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अमेजिंग 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 सर। सर लाइफ में रिस्क लेना चाहिए या फिर एकदम सटल होके सिंपली सेफली खेलना चाहिए, कुछ या सेफली काम करना चाहिए? देखिए क्या है, डिपेंड है कि मेरी मानसिकता क्या है। मुझे अगर एकदम स्मूथ लाइफ जीनी है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप अपना जाइए, 9 से 5 काम कीजिएगा, जो आप जितना एफर्ट दे सकते हो उतना कीजिएगा, आराम से ज़िंदगी जिए। लेकिन उस समय फिर ज़्यादा अभिलाषा नहीं रखना है,
कि मुझे बहुत नाम करना है, शोहरत करना है, फिर नहीं, फिर चुपचाप एक अनजानी जगह पे आना है और अनजानी बन के ही दुनिया छोड़कर चले जाना है। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है, रिस्क लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। जो लोग रिस्क नहीं लेते ना, यही सबसे बड़ा रिस्क है। एक बच्चा है, रिस्क लिया, स्कूल में गया, रिस्क लिया, कॉलेज में गया, रिस्क लिया, दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने के लिए गया, रिस्क लेता है, दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई करता है, दूसरे कंट्री में जाके नौकरी करता है। वो रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है वही तो आगे बढ़ता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सैलाबों पर वार करो, तूफानों से नाता जोड़ो। सैलाबों पर वार करो, तूफानों से नाता जोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और डूब के दरिया पार करो, डूब के दरिया पार करो। किसी का वेट मत कीजिएगा साहब। आप जितना कर सकते हैं ना, तो और हर रिस्क लेने वाले बंदे को तो मैं बोलूँगा स्टार्टअप चालू करो आंख बंद करके। जो रिस्क ले रहा है ना, उसके अंदर वो स्टिंग वो हो जाता है, उसका हार्ट ऐसा बन ही जाता है कि बस एलन मस्क के बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। एलन मस्क ने, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्होंने रिस्क लिया कि उनका चलता बिजनेस बंद करके उन्होंने रिस्क लेके कुछ नया चालू किया। उन्होंने जगह छोड़ने का रिस्क लिया। वो कहीं पे आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा वहाँ से, बोले नहीं साहब यहाँ से निकलना है, जब यहाँ से निकलेंगे तब आगे जाके पहुँचेंगे। हमारे मराठी में बोलते हैं जिते पिकलं जातं तिथे विकलं जात नहीं। जहाँ पर बनता है वहाँ पर नहीं बिकता है, तो उनको जगह छोड़ना पड़ता है। बहुत से लोग देखिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट में जाते हैं, वो रिस्क तो लेते हैं ना, रिस्क लेते हैं वो, और जो रिस्क लेता है उसी को हक है ग्रो होने का, उसको पूरा हक है, अधिकार है, उसको अधिकार है, वो अपने लाइफ में ग्रो करे, नाम करे, शोहरत हासिल करे और कुछ नया करे। तो रिस्क लेना चाहिए। सर ये ना मुझे जानना था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये। हाँ। कि सर मैंने अभी जॉब छोड़ दिया और मैं ये यूट्यूब का स्टार्ट किया मैंने, सो मेरे को क्या मैंने वो सही किया कि जॉब छोड़ के किया, या तो मेरे को जॉब स्टार्ट रखनी चाहिए थी? रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने लिखा, बहुत क्लियरली लिखा, रिस्क लेना यानी क्या, स्टार्टअप करना यानी क्या, हवाई जहाज से जंप करना, उड़ता हुआ हवाई जहाज से जंप करना और जमीन को हिट करने के पहले पैराशूट खोलना। रिस्क लेना क्या, यानी आज जो आपने किया, अब ये कितनी उम्र में करना चाहिए ये भी उन्होंने लिखा। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि एरोप्लेन चल रहा है और आपने जंप किया, और चलते हुए एरोप्लेन से 40,000 फीट पर आपने जंप कर दिया नीचे, और जैसे आप नीचे गिर रहे आप हिट होने वाले हैं इस जमीन को, लेकिन उसके पहले आपने बटन खोल के आप उड़ने लग गए। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल स्टार्टअप। ये कब तक करना चाहिए? 30 साल की उम्र के पहले। तो आप एकदम सही पाथ पर है। आपने, आप जैसे जिन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद नहीं कर सकते, 30 साल के बाद भी कर सकते साहब। जब तक सांसें हैं तब तक कर सकते हैं। किसी ने पूछा साहब मेरा मिशन पूरा हो गया कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक ही बात बोला, सांसें चल रही क्या? बोले हाँ सांस तो चल रही है, बस अभी बाकी है। सांस चल रही इसका मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक रिलायंस बनाना बाकी है, एक टाटा कंपनी बनाना बाकी है, एक और मूवी बनाना बाकी है, एक और नायक बनाना बाकी है। सांसें चल रही यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन सांसें बंद हो जाएगी तब मैं बोलूँगा बस आपका मिशन पूरा, आपका इस पृथ्वी पर मिशन पूरा हो गया। लेकिन सांसें चल रही है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं साहब हाथ नहीं है कोई बात नहीं, पैर नहीं कोई बात नहीं, हाथ नहीं है पैर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस माइंडसेट होना चाहिए। Yes. अरे वाह, आप भी माइंडसेट की भाषा बोलने लग गए अभी। किसी व्यक्ति में बहुत टैलेंट होता है, हाँ, पर एक बहुत पुराना माइंडसेट है, कुछ उसको करना है, पर फिर भी एक ऐसा माइंडसेट है कि कुछ करने के पहले बहुत बार सोचता है वो कि यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँगा तो ऐसा होगा, करूँगा तो वैसा होगा, एक पहला कदम लूँ कि नहीं लूँ, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। वाह, ये जो रोग है ये क्यों आता है, और ये मतलब ये एक मिथ है या इसको हटा देना चाहिए जीवन में कि यार ये सिर्फ एक शब्द है, ऐसा कुछ होता नहीं कभी। तो हम कैसे कर सकते हैं इससे, मतलब इसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कुंदन सर ये जो सवाल पूछा ना, इसको संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार है, एनालिसिस और पैरालिसिस। हमारे मैनेजमेंट में सिखाया जाता है
एनालिसिस। कितने लोग को पैरालिसिस हो गया एनालिसिस करने का। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस, यानी हर चीज में वो एनालिसिस करते रहते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ कारण है डिसीजन नहीं लेने का। पहला कारण है कि मम्मी डैडी के भरोसे रहे, बड़ा भाई था उनके घर में डिसीजन लेने वाला। तो जिनके घर में बड़े लोग रहते हैं और जो बच्चा छोटा रहता है ना, उनके साथ जनरली ये होता है। बहुत से लोग यानी लोग बोलते साहब मुझे डिसीजन लेना सिखाओ। मेरा डिसीजन लेना सीखना, हाँ बस आज से शुरू कर दो। जाओ कहीं पर भी जाओ, होटल में ऑर्डर दो, दोस्त लोग क्या ऑर्डर दे रहे वो मत देना, आपको क्या पसंद है वो ऑर्डर दो। लोग क्या जूस पी रहे वो मत दे, आपको क्या ऑर्डर है वो आप ऑर्डर दीजिएगा। खुद का डिसीजन लेना शुरू कीजिएगा। एक लड़की थी, उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है सर, लेकिन माँ बाप ने दूसरा लड़का पसंद कर लिया। माँ बाप ने दूसरा लड़का पसंद कर लिया। जो लड़की थी वो तुकाराम को पसंद करती थी। अब सवाल ये आता है कि लड़की ने किससे शादी करना चाहिए, माँ बाप के पसंद से करना चाहिए या अपने खुद के पसंद से करना चाहिए। खुद के पसंद से अगर वो करती है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, सारी जिम्मेदारी उसकी, सारी चीज। जो वो तुकाराम अच्छा निकल गया तो अच्छी बात है, और बुरा भी निकल गया तो भी अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो डिसीजन लेना सीखना है। सर आपका जो सवाल है कि लोगों को ना सर ये पैरालिसिस हो गया है, लेकिन एनालिसिस, एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी एक्शन लिया नहीं, और कभी लिया होगा तो शायद फेलियर होगा। कभी डिसीजन लिया होगा तो फेलियर हो गया होगा। तो इसके लिए एक ही चीज कर सकते हैं, आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ अपने माइंडसेट को फ्लैश कर दीजिएगा। जो हो गया उसको जाने दीजिएगा। इतना आसान नहीं है लेकिन हो सकता है। और ये एक ही है, ध्यान करते रहिएगा, अपने बारे में एनालिसिस कीजिएगा, खुद के बारे में खोजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लाइफ में इतना कुछ उन्होंने मैसेज दे दिया ना, उनको इतना कुछ मार दिया ना ठोकर। किसी ने बोला ना कि ए जिंदगी तेरे पैरों को, ए जिंदगी तेरे पैरों पे मरहम लगा दूं, ठोकर मारते मारते तेरे पैर दुख रहे होंगे। यानी उनको इतना कुछ मिला होता है ना लोगों से कि लोग क्या बोलेंगे, किसी ने चिढ़ाया होगा। इसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। एक होता है सुपरियर कॉम्प्लेक्स, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक होता है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की बाबा नाही मी कधी पुढे नाही, लोक बघणार मला, रे बाबा काय होणार, कसं काय होणार। तो लोग ऐसा सोचते रहते हैं। और इसको एक ही चीज़ है कि काउंसलिंग करा लीजिएगा, अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छी संगत में आइएगा और एक्शन लीजिएगा। बस एक्शन लीजिएगा। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के, आप जो कुछ करना चाहते हैं मित्रों, जो कुछ, इस बैरियर को अगर तोड़ना है ना, इस बैरियर को, कल ही मैंने एक थ्योरी ढूंढ के निकाला, एक्सीडेंटली आ गया। दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट पैराडॉक्स। माइंडसेट पैराडॉक्स क्या बोलता है? माइंडसेट पैराडॉक्स कहता है कि अगर आपका ध्यान बैरियर पर है, अगर आपका ध्यान बैरियर पर है, सीमाओं पर है, जो सीमा है ना अंदर, उस पर अगर आपका ध्यान है तो आपने अपनी जिंदगी को, पोटेंशियल को खो दिया। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ध्यान किधर है? ध्यान किधर? इधर है ध्यान। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, यहां पर है ध्यान। जिस दिन वो बैरियर को तोड़ दिया ना, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाते? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो अवार्ड रिवार्ड के लिए नहीं बनाते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते अपने ही बैरियर को तोड़ने के लिए। यस, बैरियर को, मेरे अंदर बहुत दिन से ऐसा कुछ सपना था, कुछ तो भी करना था, इसीलिए बोला गया 4 काम तो हर इंसान ने करके जाना चाहिए। 1, पेड़ लगाकर जाना चाहिए। दूसरा, एक जनरेशन देकर जाना चाहिए, एक अच्छा जनरेशन देकर जाना चाहिए। सम्राट है या जो भी है, एक अच्छा जनरेशन देकर जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है एक किताब लिख कर जाना चाहिए। कम से कम इंसान ने एक किताब तो भी लिखना चाहिए अपनी लाइफ में। ये मेरी 35वीं किताब है। एक किताब इंसान ने लिखना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। कम से कम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए इंसान ने, अगर वो अमर होना चाहता है तो। बाकी जिनको अमर नहीं होना है तो ठीक है, अपनी, कितने लोग पृथ्वी पर आते, कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ करके जाना है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके जाइए साहब। ये जो पक्षी होता है ना, वो अगर डाली पर बैठता है ना, तो डाली के भरोसे नहीं बैठता है, फांदे के भरोसे नहीं बैठता है, वो अपने पंखों के भरोसे बैठता है। तो ये चारों चीज़ें ना सर, ये हमको आत्मविश्वास देते हैं, जिंदगी जीने का सबब देते हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे जॉब छोड़ दिया है, जॉब छोड़ के आप आ गए, आप बता रहे कि कुछ करना चाहते हैं, कोई कुछ करना चाहता है लेकिन अटका हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके इस अटकन को निकाल दीजिएगा साहब, जितना जल्दी वो तोड़ सकता है। अभी मुझे सीखना है, वो स्केटिंग बोलते हैं। अब ये उम्र में कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन मेरे को कोई ऐसा गुरु मिला, बोले नहीं यार 2 घंटे में सिखा दूंगा। मैं बोला गिर गया तो घुटने दुखेंगे, तो अरे मैं हूँ ना। तो एक गुरु भी होना चाहिए, एक जिंदा गुरु हमारे लाइफ में होना चाहिए। जिंदा गुरु मैं बता रहा हूँ, फोटो में अच्छे गुरु अच्छे हैं, लेकिन एक जिंदा गुरु हमारे लाइफ में होने चाहिए। आप देखिए ना, जितने भी महान लोग हैं उनके लाइफ में एक गुरु थे,
अगर देखेंगे ना, गोखले जी हमारे गुरु थे इनके, महात्मा गांधी के। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। फिर रामदास जी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो आप देखेंगे ना, हर एक के लाइफ में गुरु है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि ये कहानी बहुत, यानी मेरी फेवरेट कहानी में से एक है कि एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास जाता है, बोले गुरुजी आज हमारी शिक्षा पूरी हो गई है तो हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। गुरु बोलते यार मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, जाओ तुमने सीख लिया बस जाओ अभी। बोलते नहीं सर, हम आपको कुछ गिफ्ट दे के मानेंगे, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। पीछे पड़ जाते, सारे शिष्य आ जाते हैं और गुरु के पीछे पड़ जाते हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तब गुरु कहते हैं, बोले अच्छा सब लोग अभी आ गए तो अब कुछ ना कुछ गिफ्ट मांगना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, और इस बात को आखिरी तक याद रखना, ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में सचमुच में आपके लाइफ में एक भूचाल बनकर आने वाला है, भौकाल बनकर आने वाला है ये। और गुरु ने कहा सचमुच में मुझे अगर गिफ्ट देना चाहते हैं ना, बोले हाँ, तो आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, लोग बोलना चाहिए इसका गुरु कौन था। सर आज के बाद आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है ना वो शिष्य के चेहरे से दिखना चाहिए। यार ये आदमी को स्केटिंग नहीं आता था यार, ये 50 साल की उम्र में स्केटिंग सीख के यार, अरे ये रूबिक क्यूब अभी सीख के आया, अरे वो ऐसा वो घुमाते गोल गोल ऐसा घुमाते हुला हो, ये अभी सीखा यार, ऐसा कैसा पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल है, अगर एक जिंदा गुरु है ना सर, पॉसिबल है। और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। भारतीय संस्कृति में बोला जाता है ना सर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना बड़ा उसको दर्जा दिया गया। ठीक है, कुछ गुरु लोग करते हैं कुछ गलत, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। जिंदगी में अच्छे लोग भी मिलते हैं। और गुरु की असली गुरु की पहचान यह है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है सर, बदल देता है। आप वो नहीं रहते हैं जो आप उनको मिलने आए थे। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, समझ जाना सही गुरु आपको मिले हैं। सर मेरा ना एक वरदान है, और हाँ। मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए ये वरदान है, हाँ। बट कुछ लोगों को लगता है कि ये श्राप है मेरे लिए। हाँ। कि मैं ना कुछ भी काम करने से पहले ना उसको 10 बार एनालाइज करता हूँ, उसको सोचता हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी निकालता हूँ हाँ। कि अगर ये चीज़ गलत हुई तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सब मेरे को लगता है कि ये वरदान है। सो सर आपको क्या लगता है, ये सही में वरदान है या मेरे लिए श्राप बनता जा रहा है कि मैं उसको सोच रहा हूँ बार बार चीज़ों को। अभी यहाँ पर दूसरे लोग क्या सोचते जाने दीजिएगा सर। मेरे को एक मंत्र मेरे गुरु ने दिया था 2006 में, व्हाट अदर स्पीक अबाउट मी दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग मेरे बारे में क्या बोलते दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई थिंक एंड स्पीक अबाउट अदर स्पीक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं लोगों के बोलने पर मैं क्या रिस्पॉन्स देता हूँ, मेरी मानसिकता क्या है उसके बोलने पर मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, उसके बोलने पर मेरे को क्या अंदर फील होता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर देखिए, हर इंसान को एक वरदान भी मिला है, श्राप भी मिला है, यानी कमियां भी मिली है। श्राप नहीं बोलूंगा, लेकिन कमियां है। अपने कमियों को ओवरकम कीजिएगा, जैसे कपिल शर्मा ने किया, बहुत से लोगों ने किया कि भाई उसको आता नहीं था। एक पर्सन था, उसको बैट्समैन बनने का था, पाकिस्तान का कोई प्लेयर था, वो ऐसा एक बॉल लेता है और ऐसे बैट को मारते रहता है, तो ऐसा बॉल फेंकता है, मारता नहीं लगा, बॉल फेंका, बैट से मारा नहीं लगा, और उसको बैट्समैन बनना था। फिर बाद में उसने अपनी मानसिकता को चेंज किया, बोले मैं तो बहुत अच्छा बॉलर बन सकता हूँ। नाम समझ जाइएगा कौन है वो लाइफ में अपने आप को बॉलर बन के वो मार्केट में आया और वो बॉलर बन गया। हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर साहब वो कैप्टन में भी आए थे, कैप्टनशिप में आए, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर, उनसे नहीं जमा, बोला मेरे को नहीं जमेगा यार, मेरे को प्लेयर ही बनने दो, फोकस करने दे। हाँ, मेरे को प्लेयर ही बनने दो। उनके पहले सर 200 रन बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन जो 200 रन बनाया, धार धार धार, 6 महीने में 3-4 लोगों ने 200 रन बना दिया, सहवाग ने बना दिया और लोगों ने बना दिया। माइंडसेट तोड़ दिया। बस ये बैरियर टूटना चाहिए। दैट इज कॉल्ड माइंडसेट पैराडॉक्स। ये माइंडसेट पैराडॉक्स है। तो आप जो है ना सर, अभी आपके लिए जैसे आपने सवाल पूछा है और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को उत्तर भी मिल रहा है कि ये आपको जो वरदान मिला है ना, तो उसको वरदान बनाइए ना, प्रूव करके दिखाइए ना सर। आपके बोलने से क्या होता है, लोगों ने बोलना चाहिए यार उसके पास वो टैलेंट है, वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ही वो आगे बढ़ता है। और ये अच्छी बात है, गलत नहीं है, ये गलत बात नहीं सर, ये अच्छी बात है। एनालिसिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर। सर क्या ज़्यादा काम करता है, मेहनत या किस्मत? हाँ, मेहनत और किस्मत बहुत बढ़िया है। ये इसकी परिभाषा मैं ऐसे बताता हूँ, ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल में संगीत टीचर की ज़रूरत पड़ने वाली है 2 साल के बाद।
स्कूल में संगीत टीचर की ज़रूरत पड़ने वाली है और मैंने आज से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। ये मेरी आज की लाइफ है, अप डाउन चल रहा है। ये मैंने संगीत सीख रहा हूँ और मुझे एक दिन अपॉर्चुनिटी मिला कि संगीत टीचर की ज़रूरत है भाईंदर में या मुंबई में कहीं स्कूल में, बड़े स्कूल में, अंबानी स्कूल में संगीत टीचर की ज़रूरत है। मैं बहुत दिन से संगीत सीख रहा था और संगीत कैसा चाहिए उनको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर संगीत टीचर चाहिए। तो मेरे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, मैं संगीत टीचर भी हूँ और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी भी आ गई। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज नोन एज किस्मत। इसको किस्मत बोलते हैं। तो सब एक दूसरे से रिलेट कनेक्टेड है सर। यस किस्मत 1% है सर। कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास एटीएम है सर, एटीएम है। हाँ। एटीएम में कितना पैसा निकाल सकते हैं आप मिनिमम? 20-25 हज़ार। हाँ। वो तो लिमिट करता है कि ठीक है, कार के मिनिमम नोट transaction कितना पे। निकाल सकते हैं? 100 रुपया। मेरे पास मेहनत के 99 रुपीज़ है। हाँ चलो, किस्मत के 99 रुपीज़ मेरे एटीएम में है। यस 99 रुपीज़ है सर, 99 रुपीज़ है और एटीएम में कम से कम आपको 100 रुपीज़ निकालना पड़ता है। 99 Yes. रुपीज़ अंदर है, हाँ मेहनत का 1 रुपया मैंने डाल दिया, कितना हो गया? 100। बस 99 आपके पास है सर। ये जो सांसें चल रही है ना, ये किस्मत है। इसको आप बोनस लाइफ समझिए। सांसें चल रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं ना, किस्मत है। आपको हेयर है ना सर, मुझे नहीं है, ये किस्मत है। आपकी किडनी काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहे हैं, हैंड काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, घड़ी काम कर रहे हैं, हर चीज काम कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम, इको सिस्टम काम कर रहा है सर। यानी किस्मत है सर, ये किस्मत है। ये कितने लोग नहीं देख, आज कितने लोग नहीं उठे। मणिकर्णिका घाट पर जाके देखिए कितनी लाशें जल रही सर आज। जस्ट मैं गया था वहाँ पे। हाँ, कितने लोग आज अभी अभी यूट्यूब पर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा। इंसान वहाँ जाकर खुद को पहचानने लग नहीं जाता है। पहचानने लगता है सर। हम तो उधर तो लाइन लगते हैं, लोग ऐसे खड़े रहते हैं। ये जो भी है ना, ये हमारी किस्मत है सर। हम जो उसको रिटर्न कर रहे हैं, हम जो उसको ग्रो कर रहे हैं ना, ये हमारा मेहनत है। और बिना मेहनत के तो इम्पॉसिबल है। आजकल के बच्चों को मैं बनूंगा, हर चीज़ जेप्टो पे, हर चीज़ ब्लिंकिट पे, हर चीज़ 11 मिनट्स में, हर चीज़ क्या बोलते हैं, बिग बास्केट या ग्रीन बास्केट पे नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें अपने को तैयार करनी पड़ती, बनानी पड़ती है। हमको तैयार करना पड़ता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हमको रोकने वाला कौन है साहब? कोई नहीं रोक रहा, अंदर बैठा है। अरे तो बकते है, लोग क्या बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं चलता है, हम तो गुप्ता लोग हैं, हम तो शर्मा लोग हैं, हम तो समता नगर में रहते हैं, हम तो पाड़े पे रहते हैं, हम तो इधर रहते हैं, हम तो उधर रहते हैं। ये सब मीथ है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ, टाटा बिरला अंबानी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तप कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हमें कोई नहीं रोक रहा है साहब। हर इंसान यहाँ पे फ्री है। भारत का संविधान आर्टिकल 32 कहता है हर इंसान की मूलभूत अधिकार है उसके, वो कोई छीन नहीं सकता है सर, कोई नहीं। अगर आप भारतीय है ना, तो आपके पास इतने राइट्स हैं, इतने। कोई अगर चुमटी भी लेते हैं ना आपको, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं LLB भी कर रहा हूँ, LLB फर्स्ट ईयर है मेरा अभी, तो मुझे पता है सारी चीज़। और मुझे नहीं, सबको पता है ये। तो हमको रोकने वाला कौन है? यहाँ पर बैठा है, जो एनालिसिस वाला माइंड है ना, जो बोलता है अरे किस्मत है, मैं भाग्य लेके पैदा हुआ। नहीं साहब, हर इंसान, आप जिंदा है, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती, बताइए ना। अगर जश्न मनाना तो दिवाली और ईद का वेट मत कीजिए साहब, बस जिंदा है। एक जगह मैडम पार्टी चल रही थी, एक जगह पार्टी चल रही थी, और लोगों को मालूम नहीं पार्टी क्यों चल रही है। लोग आए, सब पूछ रहे, अरे उमंग सर ये काय का पार्टी है, अरे वो कुणाल सर काय का पार्टी है, कुंदन सर काय का पार्टी है। बोले हमको भी मालूम नहीं, हम भी ऐसे ही आए। तो सब लोग, फिर वो हस्बैंड वाइफ सीढ़ी से उतर रहे थे, तो फिर सबने पूछा, साहब आपने इमरजेंसी में पार्टी में बुलाया, काय का पार्टी है? बोले आज सवेरे हमारा एक्सीडेंट हो गया, कार चकनाचूर हो गया, लेकिन हम दोनों बच गए, बस इसी के लिए पार्टी है। क्रेजी। बस आप जिंदा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब? कितने लोग आज कहाँ आज उठे ही नहीं सर, हार्ट अटैक आ गया।
नहीं उठे। हमारे सबसे यानी मेरे आदर्श है राधा कृष्ण पिल्ले साहब है, जिन्होंने चाणक्य के ऊपर किताब लिखी है। वो गुजर गए, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, किताब भी लिखते थे। हमारे डॉक्टर आनंद नाडकर्णी साहब, जिन्होंने आग्र्यातून सुटका छत्रपति शिवाजी महाराज पर जिन्होंने बताया था, व्याख्यान दिया था, अभी 2 दिन पहले गुजर गए। हम सब जिंदा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक जिंदा गधा भी मरे हुए शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है, याद रखिए। यस सर, बहुत बड़ी बात कर दी सर ये। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ इस माध्यम से, कलाकारी टॉक के माध्यम से सर। तो मेहनत जो है ना सर, उसके लिए ऑप्शन नहीं है, आज तक नहीं है और पहले भी नहीं था। ये पाषाण युग से लेकर आज तक, ये डार्विन के बंदर से लेकर आज तक 2026 में हम जी रहे हैं और बहुत जल्दी 27 आने वाला है, आज तक मेहनत को ऑप्शन नहीं मिला है साहब। मेहनत को ऑप्शन ही, मेहनत करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कोई मानसिक रूप से मेहनत करता है, कोई शारीरिक रूप से करता है। देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे बता रहा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक होता है मजदूर, उसको बोलेंगे ये उठा के रख, वो रख देगा, यानी वो सिर्फ हाथ का यूज करता है। हाँ, उसको बोलेंगे अरे बाबा ये पुस्तक तिटे ठो, वो पुस्तक रख देगा। वो बोलेगा ऐसा कर, वैसा कर देगा। उसको बोलेगा बोरी उठा के उधर रख देगा, बस। एक कैटेगरी है मजदूर की, एक कैटेगरी है कारीगर की। वो अपने हाथ के साथ थोड़ा सा मगज भी इस्तेमाल करता है, हाथ के साथ मगज भी। यानी वो जो लोग रहते हैं कि जैसे आप बोलेंगे कलर मार, अरे सर ये अच्छा नहीं लगता है, एक काम करो, इसकी जगह आप येलो कलर मारो, ये पर्दा की जगह ना आप ऐसा करो, ये माइक की जगह ना आप ये कलर ऐसा करो। कारीगर यानी विथ योर हैंड एंड, यहाँ पे 2 चीज है, हैंड एंड हेड। यहाँ पर हैंड और हेड का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा खतरनाक लोग है, हमारा टॉक का भी नाम यही है, तीसरा नंबर, हैंड, हेड एंड हार्ट। ये 3 का जो यूज करता है उसको कलाकार बोलते हैं। और जितने भी लोगों को पद्मश्री मिला है, आप एक बार देखना पद्मश्री की लिस्ट को देखना, 60% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। वो कभी वो भी मजदूर थे, फिर वो कारागिर बने, और जब उनको समझ में आ गया ना, फिर वो कलाकार बनते हैं। वो चाहे MF हुसैन होने दीजिएगा, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, सचिन तेंदुलकर साहब होने दीजिएगा, कोई संत होने दीजिएगा, जब वो अपने हैंड, मगज और हार्ट, ये 3 का जब अपने काम के अंदर यूज करते हैं ना, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नेहा मैडम होने दीजिएगा, चाहे वो कुंदन सर होने दीजिएगा, चाहे वो हमारे सर होने दीजिएगा, ये लोग केवल काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये लोग हाथ के साथ दिमाग और दिमाग के साथ हार्ट, ये तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों का चीज यहाँ पर देख रहा हूँ। थैंक यू। इसी को बोलते हैं कलाकार, इसको बोलते हैं कलाकार। देखो आप, क्योंकि मैं भी 2 बार पद्मश्री के लिए, मेरा भी 2 बार नाम गया हुआ है, हमको मिला नहीं, बात अलग है, लेकिन हम भी अप्लाई करते रहते हैं। तो मैं देखते रहता हूँ कि क्या कैटेगरी है वहां पर, जाने के लिए क्या चाहिए। बस जिस दिन आपके अंदर का कलाकार जाग जाता है ना, कलाकार एक चेतना है, ये कोई आदमी नहीं है साहब, ये चेतना है, चेतना। देखिए ना आप, अमिताभ बच्चन कौन है साहब, ठीक है वो प्रोफेशनल अलग बात है, लेकिन वो एक कलाकार है। और याद रखिएगा, पढ़ा लिखा आदमी एक पोस्ट तक आगे जाता है। पढ़ा लिखा आदमी क्या बनेगा बताओ? एक आदमी ने ग्रेजुएट किया, क्या बनेगा सर बताइए? जो उसकी डिग्री होगी वही हाँ, बनेगा। वो डिग्री में समझो क्लर्क किया है, क्लर्क के बाद मैनेजर, जनरल मैनेजर, रिटायर। एक पढ़ा लिखा आदमी एक पोस्ट तक आगे जाएगा, लेकिन एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है। ये देखना, ये मेरे खुद का अनुभव है। इसके लिए मैं स्विच हुआ ना इंजीनियर, मैं तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर था। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर से फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता है अगर राष्ट्रपति भवन में पहुंचना है तो सिर्फ इंजीनियर बन के नहीं चलेगा, आपके अंदर एक कलाकार का जिंदा रहना बहुत जरूरी है साहब। कुछ अलग करना कुछ पड़ेगा। अलग है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए ना साहब, और ये कलाकारी के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। क्या हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है? हाँ, खरीदी जा सकती, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा कमा के रखा है। इज्जत? हाँ, अब ये है कि हाँ, पैसा और अगर इज्जत के बीच में जब बात होती है ना, तो इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में नीट का हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, और उसके अंदर एक सर ने सालों भर पैसा कमाया, लेकिन एक ऐसा एक्ट कर दिया कि पूरी की पूरी इज्जत खत्म हो गई। अब वो इज्जत वो पूरा पैसा दे के, समझो 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ दे के भी उसको खरीद नहीं सकता है। यस। तो अपने इस इज्जत को, अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि इंसान, एक जो गरीब इंसान होता है ना, तो उसके पास भले पैसा नहीं है, लेकिन उसके लिए उसकी जो इज्जत होती है, जो उसका रिस्पेक्ट होता है, स्वाभिमान होता है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना हर इंसान का फर्ज है और ये भी एक मूलभूत अधिकार के अंदर आता है, तो ये जरूरी है। तो पैसे से ज़्यादा इज्जत की जरूरत है, क्योंकि पैसे से इज्जत नहीं खरीदा जाता है, लेकिन अगर इज्जत रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। पैसा अपने आप आ जाएगा। हाँ। जैसे एग्जाम्पल है मदर टेरेसा का। भले मदर टेरेसा के पास पैसे नहीं रहते थे, लेकिन जब वो चैनल पे आती थी और बोलती थी मुझे इतना पैसा चाहिए, धाड़ 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 यहाँ वहाँ से पैसे आ जाते थे उसके पास। और मदर टेरेसा ने बोला भी था कि किसी ने पूछा कि मैडम आपको तो नोबेल पुरस्कार मिला है, अब तो आप किसी कंट्री में भी रह सकती है, तो आप इंडिया को क्यों चुना आपने? तो बोले इंडिया मेरे लिए सबसे प्यारा देश है। यू आर इंडियन बाय बर्थ, आई एम इंडियन बाय चॉइस। तो ये उनकी बात थी। तो ये ऐसे लोग हैं कि उन्होंने स्वाभिमान बना के रखा। सोचिए ना, कितने 195 देश है, वो किसी भी देश में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत को चुना, क्योंकि भारत में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी सर। सक्सेस की राहों में कांटे क्यों आते हैं, या अच्छा। कांटे आना ज़रूरी है? प्रॉब्लम्स आने चाहिए, हमारे क्या हर एक के लाइफ में आए सर। आप किसी का भी मुझे बताइए ना, किसी ने पूछा अरे कृष्ण भगवान आपकी लाइफ तो कितनी इजी थी, कितनी बढ़िया है, कितनी, कर्ण नहीं पूछा किसी ने, क्या कर्ण ने पूछा मेरे लाइफ में तो देखो मैं इतना राजा होके भी मैं को ऐसे उनके रथ वाले के घर में रहना पड़ा, ऐसे लोगों को सामान्य जीवन जीना पड़ा। तो तब कृष्ण भगवान ने बोला कि यहाँ पर कोई जेल में पैदा हुआ क्या? 8 जेल में, एक भी नहीं, ऐसा एक वाला नहीं, 8 गेट वाला, 8 जेल में कोई पैदा हुआ? बोले नहीं। अच्छा, कोई यहाँ पर है कि जिसका मामा उसको मार रहा था, मामा उसके पीछे पड़ा था, जब से पैदा हुआ उसका मामा उसके पीछे पड़ा? बोले नहीं। बोले मेरे पीछे पड़ा, मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरी कभी शादी नहीं हुई, मैंने जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं हुई, मैं राजा होके भी मैं रथ हाँक रहा था आपके सामने, उसके अंदर महाभारत के अंदर आपके सामने एक तरफ कर्ण था, एक तरफ मैं था, यानी कृष्ण भगवान थे। बोले आप राजा होते भी मैं सारथी का काम कर रहा तीनों लोगों का ब्रह्मांड का रचयिता मैं ये कर रहा था। पैदा होते ही मैं अपने सगे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन तो पूरा काली रात थी, काली रात थी उस दिन, पूरी काली रात थी उस दिन। इतना बाढ़ आया था, तूफान आया था, जलजला आया था। ऐसे समय में पैदा हुआ। ऐसा समय कोई पैदा हुआ है क्या? लेकिन मैं ऐसे समय पैदा हुआ। बचपन से ही लोग मेरे पीछे पड़े थे मारने के। कभी ये आ रहा है, कभी जय विजय आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी पूतना आ रही है मेरे पास। जब से पैदा हुआ तब से लोगों को एकदम पनौती लगा हुआ है पीछे पीछे। लेकिन मैं इससे भी बाहर निकला। सोचो कितना बड़ा संदेश कृष्ण भगवान ने दिया। सिर्फ वो मोर का पंख नहीं लगाते थे, सिर्फ बांसुरी नहीं बजाते थे, उन्होंने बताया कि जहां पे चक्र दिखाना है उधर हम चक्र भी दिखाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा श्री कृष्ण भगवान से। उनको पूछा गया जब महल बना रहे थे तो बोले साहब वो खिड़की किधर लगाओ? बोले किधर भी लगाओ, सिर्फ जहाँ राधा रहती है ना उस तरफ खिड़की नहीं चाहिए। यानी उसके बाद वो कभी नहीं मिले, उससे कभी नहीं मिले। एक बार जो अलग हो गए, एक बार वो जो गांव छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद कभी वो राधा से मुलाकात नहीं करते। ये है, ऐसा होना चाहिए, ये है पर्सनालिटी। यानी सोचो भगवान के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ थोड़ा सा, अरे 20 रुपया मेरा कोई मार लिया, अरे बाबा, अरे 20 रुपए के लिए तू रो रहा है। इधर पूरा, इधर तीनों लोग का भगवान के साथ क्या क्या हुआ। अरे वो मेरा चाय गिर गया, अरे बाबा कब टूट गया, अरे बाबा, अरे मेरा मोबाइल का बटन खराब हो गया। हम छोटी छोटी, हम सोचो ना कितने छोटे छोटे चीजों पे, अरे आज आपको पता चलेगा हम कितने छोटे छोटे चीजों पर स्ट्रेस ले रहे हैं। कहते हैं कभी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिराफ को कभी अल्सर नहीं होता। जिराफ नाम का जो जानवर होता है ना, उसको कभी अल्सर नहीं होता है। तो किसी ने पूछा क्यों? अल्सर यानी ये स्ट्रेस की बीमारी है, पेट में ऐसा कुछ हो जाता है, अपेंडिक्स जैसा कुछ होता है, पेट के अंदर कुछ तकलीफ होता है। तो क्यों ऐसा? तो लेखक बताते हैं कि जिराफ कहीं घास चर रहा है, उसके पीछे शेर आ गया। जिराफ का एक ही टेंशन रहता है, शेर उसके पीछे भागता है, जिराफ आगे भागता है, शेर उसके पीछे भागता है, जिराफ आगे भागता है। और फिर उसको चकमा देके जिराफ यहाँ पे जाता है, शेर यहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है मालूम है? जिराफ चुपचाप घास चरने लगता है। इंसान ऐसा नहीं, अरे माझा मागे लागलं, साल भर उसके बारे में सोचता है।
साल भर उसके बारे में अरे रे काय सांगायचं रे, लई म्हणजे लई लपरी म्हणजे बहुत तकलीफ बाबा, बहुत तकलीफ. वो मेरे पीछे पड़ गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था. मालूम है मैंने 7 दिन खाना नहीं खाया, 7 दिन. अरे 7 दिन हो गया ना, हो गया, वो हो गया. इसलिए जिराफ को कभी अल्सर नहीं होता है. इंसान के साथ थोड़ा. और मेरी सास ने मुझे बहुत कुछ बोला बाबा. मैं जब आई थी ना इधर, तुमको क्या बताऊं सास ने कितना तकलीफ दिया है. अरे वो मेरे इसने ना बाजू वाले ने बहुत तकलीफ दिया था. अरे मेरा बॉस क्या बोलूं तुमको, अभी इतना तकलीफ दिया मेरे को, क्या बोलूं रे बाप रे. हमने स्ट्रेस ले लेके अपने आप को ऐसा बना दिया. जबकि हम कितने सुंदर थे ना बचपन में, कितना बढ़िया बच्चा रहता है. धीरे 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 देखिए कैसे कैसे उसका क्या क्या हालत हो जाता है. अपने आप को इस सब चीज़ से बचाइएगा. और यही मोटो है आज के इस वीडियो का. तो सर आप लोगों को इंस्पायर करते हो, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? क्या बात. जब भी मैट में एक डायलॉग है करीना कपूर का. करीना कपूर बोलते मैं अपनी फेवरेट हूँ. और अपने आप से प्रेम कीजिएगा साहब. लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है. तो जितने भी महापुरुष हैं, जब भी मैं अफ्रीका में था, कहीं मैं फंस जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरी जगह अगर ये महापुरुष होता तो क्या करता. मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होते तो क्या करते. मेरी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो क्या करते. मेरी जगह तानाजी मालसुरे साहब होते तो क्या करते. मेरी जगह अगर ये लेखक होता तो क्या करता. अगर मैं लाइफ में अगर ऐसा स्टक हो जाता हूँ, और मेरी जगह अगर ये पर्सन होता, मेरे पिताजी होते तो क्या करते. तो ये लोग जो है ना, ये आजू बाजू के जितने लोग हैं, ये हमें इंस्पायर करते रहते हैं. और मैं हमेशा, मैं बोला ना कि मैं स्क्रॉल नहीं करता हूँ. हम स्क्रॉल नहीं करते, हम बर्बाद नहीं, हम आबाद होना पसंद करते हैं. हम ढूंढते रहते हैं इंस्पिरेशन. और जब इंसान ढूंढेगा ना तो उसको हर जगह मिल जाता है. शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम. बहुत ज़बरदस्त लाइन है, और ये मैंने कई जगह बोला भी है कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की. कहते हैं किसी चीज़ को दिल से, मन से और विश्वास से. 3 चीज़ होना चाहिए. दिल, मन और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है. आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया. तो जब भी मैं कहीं अटका हूँ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने मुझे इंस्पायर दिया. वो मेरे को दिखते हैं. कहते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है ना तो मास्टर दिखने लगते हैं. मास्टर दिखने लगते हैं. तो वो मुझे बताते हैं कि भले मैं दिनेश गुप्ता हूँ, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि गुप्ता जी आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए. होता है, हमसे भी गलतियाँ होती है, तो वो बताते हैं. गलतियाँ करना गलत नहीं है साहब, होता है, इंसान की सही होती है, लेकिन उस गलती को जल्दी से रेक्टिफाई करो. ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है सर. ये सिर्फ इंसान, वो इंटेलेक्चुअल इंसान ही कर सकता है. ये कोई और एरू गैरू लोग नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभालना है. बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये लोग हमको बताते हैं. अमिताभ बच्चन हो गए हैं, ये लोग बताते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं. एक छोटा सा कोई वर्कर भी होता है. मुझे जब मैं इस जर्नी में आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मिले. शायद वो आज पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन वो हमें प्रेरित करते रहते हैं. कहीं ना कहीं वो हमें बताते रहते हैं कि आप ऐसा करो. लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है पता है आपको सर? सबसे बड़ा ट्रेजेडी, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी किसी इंसान को खो देना नहीं है. उससे भी ट्रेजेडी ये है उस इंसान को मिलना लाइफ के अंत में. बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को. लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है उस इंसान से मिलना आखिरी वक्त में. जब हम आखिरी वक्त में होंगे ना, उस इंसान को मिलना जो आप बन सकते थे, जो आप बन सकते थे. उस इंसान को मिलना जो आप बन सकते थे. आपने मोटिवेशन स्पीकिंग क्यों चालू की? खुद को मोटिवेट करने के लिए. अच्छा. चलिए इसका उत्तर देता हूँ. मैं जब ITI में पढ़ रहा था, मैं मन मार के ITI में गया. मेरा कोई ITI बोले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर टेक्निकल शिक्षा दी जाती है. गैरेज का काम सिखाया जाता है, फ़ैन रिपेयरिंग करने को सिखाया जाता है, माइक रिपेयरिंग को सिखाया जाता. तो ऐसे काम हम सीखते थे. और मन मार के, हमको पता भी नहीं था ITI क्या. हम तो दिमाग में तो यह था कि कुछ डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऐसा कुछ तो भी था. डॉक्टर भी नहीं था, ऐसे कुछ तो भी अच्छा काम करेंगे इतना था. वो भी डॉक्टर भी अपनी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि उस समय हम डॉक्टर के बारे में सोचें. तो एक सर हमारे लाइफ में आए. एक सर आए, काले कोट में आए, और उन्होंने एक बात बोली, कितने लोग मन मार के काम कर रहे हैं. तो मैंने भी हाथ उठा दिया. 96 की बात है, 94 95 की बात है. हाँ बराबर, 94 में मैं 10th पास हुआ, 95 की बात है. मैंने हाथ ऊपर किया, हाँ भाई मैं मन मार के आया हूँ, देखो सर इधर देखो मैं मन मार के आया हूँ. तो उन्होंने एक बात बोली कि स्कूल में, बोले कितने लोग थे, एक क्लासरूम में कितने बच्चे रहते. तो हमने बोला 80 बच्चे हैं, 60 70 80 बच्चे रहते हैं. तो बोले स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, याद रखना.
स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है। लता दीदी अपने फील्ड में डॉक्टर बनी, किशोर कुमार अपने फील्ड के, मोहम्मद रफ़ी अपने फील्ड के, सचिन रमेश तेंदुलकर साहेब अपने फील्ड के बने। हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, वो अपने फील्ड के डॉक्टर, जापान के एक यूनिवर्सिटी ने उनका भी डॉक्टरेट दिया, वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए। तो हर इंसान अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है, लोग कुछ भी बोले। तो आपका जो सवाल है कि मैं मोटिवेशन में कैसे आया, उस समय मैंने किताब पढ़ी थी और मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ यू कैन विन, शिव खेरा साहब का, जिनके साथ मैंने अभी हम लोग अभी केरला में साथ में ही थे। तो यू कैन विन ये ऐसी किताब है, ये हिंदी, मराठी, अंग्रेजी हर भाषा में उपलब्ध है, जो भाषा में बोले। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सारा आपको इंसाइट और ज़िंदगी का नज़रिया, एटीट्यूड को कैसे बदलना है, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़ने का मिलेगी। सर बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपके साथ, बहुत कुछ सीखने मिला और हमारी ऑडियंस को बहुत नए नए जोशीले अलग अलग किताबों के नाम पता चले और आपके जो शब्द थे वो बहुत इंस्पायर करेंगे हमारी ऑडियंस को। तो आपका दिल से शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एक आखिरी कलाकारी रैपिड फायर हो जाए। चलेगा सर। सर आपको 3 सेकंड मिलेंगे, हाँ। और उस 3 सेकंड में आपको सोच के फटाफट से जवाब देना है उसका। 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले Yes. सकते आप। बस। डर के आगे जीत है, ये कहने की बात है या सच में होता नहीं, है? सच में है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और डर के आगे ही विश्व जीत है साहब। मुश्किल समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुश्किल समय ही खुद की भी पहचान कराती है और अपनों की भी पहचान कराती है। पैसा या इज्जत? इज्जत। सुबह जल्दी या रात? सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात को जागने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऑनलाइन जॉब या ऑफलाइन जॉब? हाँ, दोनों में से मैं तो ऑफलाइन ही प्रीफर करता हूँ, लेकिन अगर आज के तारीख में ग्रो करना है तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है? सोशल मीडिया डिपेंड है कि कौन यूज़ कर रहा है। अगर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो ग्रो करने वाला टूल है, बाकी सबके लिए टाइम पास है। जीतना ज़रूरी है या सीखना ज़रूरी है? सीखना ज़रूरी है साहब, सीखेंगे तो अपने आप जीतेंगे। पैसे या दोस्त? दोस्त ज़रूरी है, दोस्त आएंगे तो पैसे भी आ जाते हैं। शॉपिंग पे जाना फैमिली के साथ पसंद करोगे? फैमिली के या साथ जाएंगे तो मोमेंट मिलते हैं, शॉपिंग में कुछ मिलता नहीं मोमेंट। नया स्टार्टअप या जॉब? हाँ, देखिए डिपेंड है कि कौन उसको ये कर रहा है। अगर आप रिस्क लेने की ताकत है तो मैं बोलूँगा आप स्टार्टअप कीजिएगा, लेकिन आप एकदम काम है, शांत है, आपने अभी सब कुछ खो दिया, उम्मीद खो दिए, तो चुपचाप जाके जॉब कीजिएगा। गाली खा के ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए या काम करके सुकून से रहना वाह, चाहिए? गाली कौन दे रहा है? अगर मेरे गुरु गाली दे रहे तो मैं बोलूँगा एकदम सुकून वाली ज़िंदगी है, लेकिन अगर गाली कोई गलत आदमी दे रहा है तो फिर वहाँ से निकलना है और सुकून वाला जॉब ढूंढना है। सक्सेस या पीस? पीस रहेगा तो सक्सेस अपने आप आ जाएगा। नया स्टार्टअप या जॉब? नया स्टार्टअप कीजिएगा, अगर 30 साल के अंदर है तो नया स्टार्टअप कीजिएगा आंख बंद करके। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रहेगा तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस बिजनेस या फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस अच्छा है, जहाँ पे अगर आपको फ्रीडम मिल रहा है और काम करने का आपको अवसर मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप फैमिली बिजनेस में जाइए। अकेले चलना पसंद है या भीड़ के साथ? अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो अकेले चलिए। प्यार या पैसा? हाँ, प्यार या पैसा? प्यार रहेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। जोश या होश? हाँ, जोश और होश दोनों जरूरत है, यहाँ पर एक नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि जो विचार होश और जोश में करते ना वही जिंदगी में पूरे होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आने चाहिए या फिर सिंपल एकदम स्मूथली चलना चाहिए? देखिए, सीधा लाइन का मतलब क्या है मेडिकल भाषा में? आदमी मर गया है। शेर की चाल या बाज की नज़र? हाँ, बाज की नज़र होनी चाहिए, शेर की चाल नहीं, बाज की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नज़र अगर सही है तो नज़रिया अपने आप बदल जाता है। ऑल इज वेल बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है? अगर आप उसको दिल से बोल रहे हैं, फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, तो सही में होता है। फियर या फेथ? फेथ होना चाहिए, क्योंकि फियर के आगे ही फेथ है, विश्वास है। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं पर भी जा सकते हैं। दोनों में से कौन सी आपकी मूवी फेवरेट है? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा या भाग मिल्खा भाग? भाग मिल्खा भाग अच्छी, दोनों भी पिक्चर अच्छी है, लेकिन भाग मिल्खा भाग का जो कंसेप्ट है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोनों का मैसेज अलग है। एक तरफ वो अपने स्ट्रेंथ को बताता है, दूसरा बताता है कि आप पोटेंशियल को पहचानो, अपने बैरियर को तोड़ो। जब आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हैं तो जिंदा हो तुम, एक हमें जिंदा रखने का मौका दे रही है, वो है आपका जो ऋतिक रोशन की फिल्म है जो जिंदगी ना मिलेगी ना दोबारा। हाँ,
ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। सबसे वफादार कौन है, इंसान या जानवर? सबसे वफादार इंसान ही है, लेकिन अब आजकल के हालात ने उसको जानवर को ज़्यादा ये कर दिया है, वफादार बना दिया है। मैजिक या माइंडसेट? माइंडसेट, एक ऐसा सच जो आज तक सामने नहीं आया है। कि माइंडसेट से आप सब कुछ पा सकते हैं। माइंडसेट को बदलने से आप जिंदगी को बदल सकते हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। एक कोई ऐसी शायरी हाँ। जो जिंदगी बदल दे। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, मिर्जा गालिब साहब की लाइन है। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, कुछ को माफ कर दिया और कुछ से माफी मांग ली। क्या बात है, क्या बात है सर। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर ये बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपके साथ में। हमें बात करके इतना इंस्पिरेशन मिला तो हमारी ऑडियंस को कितना मिलेगा। पर ये हमारा 3rd पॉडकास्ट है, पर मैं आपके लिए कुछ कह तो नहीं पाऊंगा, पर आपके लिए ज़रूर करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम करना चाहेगी, आपके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे हम। बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतना अच्छे कलाकारी टॉक्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी शुरुआत है बहुत ज़बरदस्त है। और वो बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा, अमिताभ बच्चन को बोला जाता है लंबी रेस का घोड़ा, तो आप लोग लंबी रेस के घोड़े हैं। अमिताभ बच्चन को पूछा गया था किसी ने कि साहब अगर आप अमिताभ बच्चन नहीं होते तो कौन होते, और उस समय अमिताभ बच्चन ने जो बात कही, पूरा कलाकारी टीम के लिए है ये। अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर मैं सुपरस्टार नहीं होता तो मैं जूता पॉलिश करने वाला होता। मैं जूता पॉलिश करने में ऐसा काम करता कि मैं आज जो हूँ मैं वो बन जाता। यानी इंसान जूता पॉलिश करते करते भी टॉप पर पहुंच सकता है, ये अमिताभ बच्चन ने बता दिया। तो कोई भी काम शुरुआत कीजिएगा, शुरुआत कैसी भी होने दीजिएगा, बस उसका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। क्या बात है, जरूर सर। आप इसी तरह लोगों को और हमें इंस्पायर करते रहिए। Yes. आपको ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, और आपकी किताब यूं ही पब्लिश कीजिएगा, लोगों को और प्रोत्साहन दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच कलाकारी टीम की तरफ से, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, दिनेश सर की हर किताब पढ़िएगा। इनकी किताब छोड़ना मतलब लाइफ का कुछ तो मिसिंग होना। तो भूलिएगा नहीं, दिनेश गुप्ता जी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, वो जो आपकी लाइफ कभी भी बदल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना कलाकारी टॉक्स।